बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबकी सोच में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं नम्रा तारिक। आज रास्ते में आते हुए एक बार फिर से देखा कि मागला की जो चोटियां हैं, मागला हिल्स पर तेज़ आग भड़क उठी है एक बार फिर से। कल जाते हुए भी मैंने घर यही देखा था। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि इस्लामाबाद के जो रिहायशी हैं, यहाँ के जो लोग हैं, अच्छा ये सिर्फ वैसे इस्लामाबाद की स्टोरी नहीं है, मुल्क के बेशतर इलाके जहाँ पे जंगलात हिल्स वगैरह हमारे पास हैं, वहाँ पे गर्मियों में ज़्यादा आग भड़क उठने के खदशात होते हैं और आग भड़क उठती भी है। उसमें एक रीज़न ये भी होता है कि वहाँ के जो रिहायशी होते हैं, मकामी लोग होते हैं, या अगर कोई टूरिस्ट पॉइंट है, वहाँ पे जो आने वाले टूरिस्ट होते हैं वो बिल्कुल ख्याल नहीं रखते कि ये जंगलात, ये हयात हैं, ये ज़िंदगी हैं। आराम से आप वहाँ पे सिगरेट पी रहे होंगे, वहाँ पे आप आराम से कोई मैच बॉक्स ले जाएंगे, लाइटर्स लेकर जाएंगे। सो प्लीज़ कोशिश करें कि अगर आप ट्रेल्स की तरफ जाते हैं या जंगलात की तरफ जाते हैं, कहीं पे भी जहाँ पे दरख्त हैं, तो प्लीज़ ये तीनों चीज़ें ना लेकर जाएं। सिगरेट्स वहाँ पे ना पिएं। आप बाहर आके शहर में कहीं पी सकते हैं, आप उसके अलावा लाइटर्स ना लेके जाएं। मैच बॉक्स वहाँ पे नहीं होना चाहिए। और हुकूमती सतह पे भी ये पाबंदियाँ कई बार लगाई जाती भी हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन के जब बात आती है तो हम कहीं ना कहीं कमज़ोर होते हैं हमारी स्टेट लेवल पे। सो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि फौरी तौर पे एक्शन लिया जाए अभी, क्योंकि आग पिछले हफ्ते भी पूरा हफ्ता चलती आई, अभी एक बार फिर से वो हो चुकी है। सो इसलिए इन तीनों चीज़ों पर पाबंदी होनी चाहिए और शहरियों को भी अपने एंड पे ख्याल रखना चाहिए बहुत सारा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज ऑलरेडी इतना बुरी तरह पाकिस्तान को हिट करता है। अच्छा, एक और ख़बर जो स्टार्ट में आपके साथ शेयर करनी है वो है जी क्रिकेट के हवाले से। एक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेडली नहीं कहूँगी, एक्सपेक्टेडली पाकिस्तान सीरीज़ हार चुका है। इंग्लैंड ने चौथा जो T20 था उसमें पाकिस्तान को 7 विकेट से शिकस्त दी है। इंग्लैंड ने सीरीज़ 2-0 से अपने नाम कर ली। 2 मैचेस जो वो बारिश की नज़र हो गए थे और जो बाकी दोनों मैचेस हुए वो पाकिस्तान हार गया। सो ये एक बुरी ख़बर है जो कि मुझे बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा शेयर करते हुए, मज़ा नहीं आ रहा सुबह सुबह के वक्त, लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़ वाली बात हो गई है। उसके अलावा अगर कुछ सियासत की भी बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हमारे सामने। नैब तरमीम केस, उस पर भी डिटेल में बात करेंगे। उसके अलावा फॉर्मेशन कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस हुई कल, उस पर भी बात होगी। लेकिन 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 एक और अफसोसनाक खबर और इम्पॉर्टेंट खबर जो कि सामने आई है, हैदराबाद से आग का सिलेंडर फटने का एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसकी अभी तक जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके मुताबिक जाँ बहक तादाद 4 हो चुकी है और 51 अफराद इस वक्त भी ज़ख्मी हैं, जो कि रिपोर्ट हुई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने और गवर्नर जो हैं कामरान टिसोरी, उन्होंने भी विज़िट किया है सिविल हॉस्पिटल को। क्या इस पे अपडेट से मज़ीद ये जानते हैं हमारे रिपोर्टर हैं हैदराबाद से आशिक हुसैन, वो हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या अपडेट्स हैं। लेकिन ये अफसोसनाक वाक़या है, इसमें अभी तक 4 अफराद के जाँ बहक होने की रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं और साथ ही 51 अफराद ऐसे हैं जो कि ज़ख्मी हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने और इसके अलावा कामरान टिसोरी की अगर बात की जाए तो उन्होंने सिविल हॉस्पिटल का दौरा किया और उन्होंने फिर इस मौके पर यही कहा है कि 19 अफराद अभी तक सिविल हॉस्पिटल में लाए जा चुके हैं और ज़ख्मी मरीजों का बेहतरीन इलाज करने की रिक्वेस्ट भी की है। आशिक हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आशिक, अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा ये क्या वाक़या है, कैसे पेश आया, क्या वजह सामने आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम। ये हैदराबाद का गुंजानाबाद इलाका है, जहाँ ये फरीदाबाद का इलाका है, बच्चा खाना के करीब, जहाँ गुज़िश्ता शाम जो है ये वाक़या अफसोसनाक पेश आया था। गुंजानाबाद आबादी के इलाके में ये LPG जो सिलेंडर की गैस की दुकान एक बिल्डिंग के नीचे कायम थी, जिसमें अचानक जो है आग भड़क उठी और उसके बाद आग ने पूरे उस दुकानों को लपेट में लिया, जिसके बाद जो है आग बढ़ती चली गई और जो अतराफ के मशीन थे वो भी इस आग के लपेट में आए, जिसके बाद 40 से ज़ायद ऐसे अफराद थे जो कि मुकम्मल तौर पर झुलस चुके थे। 70-80% उनके जिस्म झुलस चुके थे, जिनमें ख़वातीन भी शामिल थी, बच्चे भी थे, मर्द थे, जिन्हें इमरजेंसी नाफिज की गई थी अस्पताल में, बर्थ वार्ड में मुंतकिल किया गया। 21 ऐसे अफराद थे जिनकी हालत नाजुक थी, जिन्हें कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। उनमें से अब तक जो है 8 अफराद ऐसे हैं जो कि अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। अच्छा, 8 हो चुके हैं। हाँ, अभी मैंने खबर शेयर की, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, वो 4 नहीं 8 हो चुकी है तादाद। जी, तादाद 8 हो चुकी है और जो इंतजामिया से हमारी बात हुई है या अस्पताल ज़राए हमें बता रहे हैं कि कराची के अस्पतालों में जो दाखिल हैं वो नाजुक हालत में मरीज़ हैं, झुलसे हुए मरीज़ हैं और उनमें मज़ीद अमवात का खदशा भी है, तादाद ये बढ़ सकती है। क्योंकि जो हादसा पेश आया, ये इलाका गुंजानाबाद इलाका है और तंग गलियों का इलाका है, जहाँ
जो रेस्क्यू का अमल था वो ताखिर से शुरू हुआ। फायर ब्रिगेड वहाँ ताखिर से पहुंची, जो रेस्क्यू की गाड़ियां थी, एम्बुलेंस से, वो वक्त पर नहीं पहुंच सकी, जिसके बाद जो है जो अमवात ज़्यादा हुई या जख्मियों की तादाद ज़्यादा हुई है, वो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है। इसके अलावा जो इंतजामिया की आप नाहली देखें तो गुंजानाबाद इलाकों में जो LPG की गैर कानूनी तौर पर ये दुकानें कायम हैं, उन दुकानों की जो है सरपरस्ती कौन कर रहा है, उसकी इंतजामिया को उनके खिलाफ नोटिस लेने की जरूरत है ताकि ऐसे हादसा दोबारा रुनमा ना हो सके। जी आशिक, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, नाज़रीन के साथ शेयर करती चलूं कि जो वो सीरीज़ थी, गेस्ट को भी कल हमने बुलाया था, बल्कि ऑस्ट्रेलियन टीम के जो कैप्टन है, कोच है, वो हमारे साथ मौजूद भी थे। वो सीरीज़ बहरहाल पाकिस्तान ने 3-0 से जीत ली। ये अच्छी खबर हमारे पास थी, सोचा ये भी आपके साथ शेयर करूँ। अच्छा, अगर पाकिस्तान की सियासत की बात की जाए, कल एक इंपॉर्टेंट केस की समाअत थी इमरान खान साहब, जिसमें खुद पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस की लाइव स्ट्रीमिंग की दरख्वास्त की गई थी, जो कि इमरान खान की जानिब से उसको मुस्तरद किया। लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हुई और इसकी जो दरख्वास्त थी वो 4-1 के फैसले से मुस्तरद की गई। अच्छा, इसमें जो एक इंपॉर्टेंट बात है कि तकरीबन 55 मिनट का गैप लिया है ये जजेस ने। 5 जजेस पे मुश्तमिल ये जो लार्जर बेंच है, जिसमें चीफ जस्टिस की सरबराही थी, उसमें ये डिसाइड करने के लिए कि लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पे तकरीबन 55 मिनट की गपशप हुई। अब वो 55 मिनट इतनी ज़्यादा बहस क्या हुई कि शायद जस्टिस अतर मिनल्ला का जो इख्तलाफी नोट सामने आया, शायद वो जस्टिस अतर मिनल्ला को मना रहे थे कि वो भी इस बात पे राज़ी हो जाए और फिर 5-0 से जो है ये फैसला सुनाया जाए। बहरहाल ये 4-1 की अक्सरियत से फैसला हुआ कि मुस्तरद की गई है ये रिक्वेस्ट। और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जो 5 रुकनी लार्जर बेंच है, उसने ओवरऑल फिर उसके बाद केस की समाअत की। जस्टिस अमीनुद्दीन साहब थे, जस्टिस जमाल मंदुखेल हैं, उसके अलावा जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी इसी बेंच का हिस्सा थे कल। और बानी पीटीआई फिर वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए। बानी पीटीआई का चीफ जस्टिस से मुकालिमा हुआ, जो कि इंतहाई इंटरेस्टिंग दिखाई देता है, जिसमें उन्होंने सबसे पहले बात करने की कोशिश की कि कुछ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है पाकिस्तान में, जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको वायलेट किया गया है। और फिर उन्होंने 8 फरवरी से उसको लिंक किया, जिसपे एकदम से जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि हमारी जो बहस है अभी वो नैब तरामीम से मुतालिक है, वो इलेक्शन से मुतालिक नहीं है, उसके खिलाफ भी हमारी रिक्वेस्ट वो आप रिक्वेस्ट करें। खैर, एक और जो बात की वो मुकालमे के दौरान, वो इमरान खान ने कहा कि मुझे कैद तन्हाई में रखा हुआ है, बुनियादी इंसानी हुकूक की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। सो ये उन्होंने कहा है चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने। फिर उसके बाद चीफ साहब जेल में 1 विंडो ऑपरेशन है, जिसे एक कर्नल साहब चलाते हैं, ये भी उन्होंने अपनी एकदम से शिकायत की। आप उन्हें अहकामात दें कि मेरी कानूनी टीम से मुझे मुलाकात करने दें। इमरान खान का ये शिकवा सामने आया कि मुझे मुलाकात करवाने का हुक्म दिया जाए, मुझे मुलाकात नहीं करवाने दी जाती मेरे वकला से, और अगर करवाई जाती है तो उसको भी सर्वेलेंस की जाती है। तो बानी पीटीआई ने चीफ जस्टिस के सामने ये गुजारिशात रखी। बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से मुतालिक हमारी दरख्वास्तें आपके पास ज़ेरे इल्तवा हैं, ये कहा तहरीक इंसाफ के बानी ने। फिर एक 9 मई का केस है, हमने जुडिशल कमीशन तश्कील देने की इस्तदा भी कर रखी है। दूसरा मुकदमा 8 फरवरी के इंतखाबात में तारीखी डाके का है। ये सारी बातें जो है मुकालमे के दौरान बानी पीटीआई कह रहे हैं। तो आप मेहरबानी फरमाकर इन मुकदमात को जल्द मुकर्रर कर दें। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा है उनके जो वकील हैं ख्वाजा हारिस को कि आप अपने 2 जो भी आपको वकला लगता है कि जाने चाहिए, उन वकला के साथ आप जा सकते हैं, इमरान खान से मुलाकात करें और जो डिस्कस करें। एक और मामला जो सामने आया वो ये कि चीफ जस्टिस ने इमरान खान से पूछा कि क्या आप खुद दलाइल देना चाहते हैं। उन्होंने कहा, फिर ख्वाजा हारिस से मुलाकात का जब जिक्र किया इमरान खान ने, तो फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आप अपने वकला की हेल्प ले रहे हैं तो फिर आप दलाइल नहीं देंगे, फिर आपके वकला ही दलाइल देंगे। सो फाइनली डिसाइड ये हुआ कि ख्वाजा हारिस को 2 वकला के साथ मुलाकात करनी दी जाएगी। अब दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई इमरान खान को 9 मई के 2 मुकदमात ऐसे हैं जिनमें बरी भी किया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि प्रोसिक्यूशन की जानिब से नाकाफिज शवाहिद पर बानी पीटीआई को बरी किया जाता है। अब इससे पहले 28 मई को आम तातील के बाइस मुलतवी होने वाला जो साइफर केस है, अगर उसकी भी बात करें, उसकी पीर को समाअत होनी है, उसको पीर के लिए मुकर्रर कर दिया गया समाअत को। एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि शेख मुजीबुर रहमान वाला जो वीडियो है उससे मुतालिक अपलोड करने पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ या तहरीक इंसाफ के खिलाफ FIA ने कार्रवाई करने की बाकायदा ठान ली है। और जो कार्रवाई की जाएगी उसमें 4 लीडरान हैं तहरीक इंसाफ के, इंक्लूडिंग इमरान खान, उसके अलावा बैरिस्टर गोहर हैं, उसके अलावा उमर अयूब हैं, और इनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात सामने आई। अब देखते हैं कि आगे बढ़ते हुए FIA किस तौर पर जाके ये डिसाइड करती है कि किस तरह ये कार्रवाई आगे बढ़नी है। उसके अलावा अगर कल की जो हम समाअत की बात करें उसमें KP गवर्नमेंट का रोल भी इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने ये कहा
कि लंग होनी चाहिए, क्योंकि ये अवामी इंटरेस्ट का मामला है, जिसपे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये अवामी इंटरेस्ट नहीं बल्कि एक टेक्निकल मामला है। सो हम लोग इसको अगर लाइव स्ट्रीम नहीं भी करते तो हमारी उसकी कुछ टेक्निकल रीजंस है। वो टेक्निकल रीजंस क्या है, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज 31 मई का रोज़ है और आज 31 मई यानी कि दुनिया भर में नो टोबैको डे सेलिब्रेट किया जाता है। और दुनिया भर की अगर बात की जाए तो कम से कम 37 मिलियन 37 मिलियन नौजवान, और जब मैंने ये वर्ड नौजवान यूज़ किया इसका मतलब है कि 13 इयर्स ओल्ड से लेके 15 इयर्स ओल्ड तक के, ये जो 13 to 15 के दरमियान के बच्चे हैं ओवरऑल, ये किसी ना किसी शक्ल में तंबाकू नोशी का इस्तेमाल करते हैं। जो चेस्ट स्पेशलिस्ट है उनके मुताबिक तंबाकू मसनूआत की तैयारी में तंबाकू की सनत, उसकी जो इंडस्ट्री है वो 600 मिलियन दरख्तों और 22,000 बिलियन टन पानी सिगरेट बनाने में इस्तेमाल करती है और 84,000 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज होता है, जो धुआं है या इस तरह जो भी। ये तशवीशनाक बात इसमें फिर ये है कि तमाम इलाकों में बच्चे बड़ों के मुकाबले में ज़्यादा मिकदार में ई सिगरेट का इस्तेमाल करना शुरू हो गए। ई सिगरेट पे हमने एक रोज़ पहले भी इस पे डिटेल में डिस्कशन की थी, जिसको हम वेप कहते हैं, और जो कि इंट्रोड्यूस ही मार्केट में ये कह के करवाया गया कि इससे आपकी सिगरेट से जान छूट जाएगी, जो कि बिल्कुल गलत है। ये एक मिथ है, सिगरेट से आपकी जान नहीं छूटती बल्कि आप मजीद निकोटीन वगैरह के आदी हो जाते हैं। तो ई सिगरेट की तरफ चले गए, एक तो ये मसला है, और उसके जो धुएं का अखराज है उसकी वजह से मैंने बताया कि कितने टन जो है वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज हो रहा है हमारे क्लाइमेट में। तो इसीलिए आलमी इदारा सेहत WHO हर साल 31 मई को नो टोबैको डे सेलिब्रेट करता है, ताकि सिगरेट नोशी की लत या इसकी जो आदत है, इससे होने वाली अम्बात और बीमारियों के बारे में आगाही फैले और फिर इस पर कंट्रोल किया जा सके। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हुकूमतों से मुतालिबा करता है, और ये मुतालिबा भी किया जा रहा है कि वो ऐसी पॉलिसीज़ इख्तियार करें जो कि नौजवानों को इस बुरी आदत से, इस बुरी लत से, इस नशे से, इस वाबस्तगी से बाहर लेके आए, और फिर ये जो हमारे नौजवान नस्ल एक इस धोखे में फंसे हैं वो इससे बाहर आ जाए। अवाम में आगाही इस वक्त कितनी है, हमारी पॉलिसीज़ क्या हैं, हमारी सनत क्या कर रही है, या इन सनतों के ख़िलाफ़ क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमें ज्वाइन किया नदीम चौधरी, हमारे रिपोर्टर है ABN न्यूज़ के, और डॉक्टर ज़ियाउद्दीन इस्लाम साहब ने हमें ज्वाइन किया, जो कि फॉर्मर फोकल पर्सन है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन FCTC ऑन टोबैको कंट्रोल। दोनों को खुशामदीद कहती हूँ। नदीम साहब, आपसे स्टार्ट लेती हूँ। मुझे ये बताएं कि आज हम ये दिन सेलिब्रेट करें पूरी दुनिया में, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने क्या किया आज के दिन के लिए, क्या इवेंट्स मुनक्किद किए गए, क्या सेमिनार्स, जस्ट फॉर द अवेयरनेस एटलीस्ट? अच्छा, देखिए, जिस तरह आपने जिक्र किया, पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया में दिन मनाया जा रहा है, लेकिन वजारत कौमी सेहत के अंदर बाकायदा एक सेल कायम है, इंसदाद तंबाकू सेल, और वजारत कौमी सेहत की जानिब से आज के दिन की मुनासब से एक भी इवेंट इस्लामाबाद के अंदर नहीं रखा गया। माय गॉड। और दूसरी जानब जब हम ABN इससे पहले काफ़ी स्टोरीज़ दे चुका है कि इंटरनेशनल NGOs जो पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड नहीं हैं, जो पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का उनका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, उनका जो फंडिंग आ रही है उसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, वो पाकिस्तान के अंदर एंटी टबैको के नाम पर काम कर रही हैं। और ये वो NGOs हैं जो एंटी टबैको के नाम पर पाकिस्तान के अंदर काम करके हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारी जो इंडस्ट्री है, उनके लोगों को दावत देते हैं, वो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जाते हैं और उनको वो फंडिंग की जाती है। और इसी तरह कराची की एक कंपनी है वसाबी, जिसको अरबों करोड़ों रुपए दिए गए, लेकिन उसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है। वजारत कौमी सेहत के पास रिकॉर्ड नहीं है, आपकी जो फॉरेन ऑफिस है उसके पास रिकॉर्ड नहीं है, आपके प्लानिंग डिवीज़न के पास उसका रिकॉर्ड नहीं है। तो ये वो जो NGOs हैं जो इंसदाद तंबाकू के नाम पर काम कर रही हैं। और दूसरी जानिब यही NGOs जिन्होंने इंसदाद तंबाकू पर अवेयरनेस देनी थी, वो अवेयरनेस की बजाय वो इस काम पर लग गई हैं कि इस पर टैक्स बढ़ाया जाए, जबकि ये टैक्स बढ़ाना ही सिर्फ इसका हल नहीं है, और भी बहुत से मरक़ात हैं पाकिस्तान के। बल्कि एक फ़नी खबर मेरे जहन में आ गई, कल वजारत सेहत से किसी ने KP असम्बली में ये बहस हुई, उन्होंने कहा कि नस्वार तो गरीब आदमी का नशा, इस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, कोई और नशा जो है वो इलीट कर रहा है उस पर। और जिस तरह आपने जिक्र भी किया थोड़ी देर पहले कि पाकिस्तान के अंदर ई सिगरेट आ गया है, तो ई सिगरेट जो है साबिक़ा हुकूमत में अब्दुल कादिर पटेल मिनिस्टर थे, रातों रात उसका SRO जारी किया गया और उसकी आड़ में तमाम सिगरेट इंडस्ट्री को एडवर्टाइजमेंट की इजाज़त दे दी गई, और हीटेड टबैको की बाकायदा इजाज़त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दे दी है, और वो SRO जारी किया गया, और कोई भी
जो एंटी टबैको पर काम करने वाली NGOs हैं उनमें से किसी ने कोई उस पर बयान नहीं दिया, कोई इसके ख़िलाफ़ नहीं आई। और इसी तरह एक पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर ही एक NGO काम कर रही है पनाह, जो कि काम करती है हार्ट डिजीज़ पर, और वो सबसे ज़्यादा उसका काम था एंटी टबैको पे, लेकिन अब वो चली गई शुगरी ड्रिंक्स पर, क्योंकि वही NGOs उनको पैसा दे रही हैं और वही NGOs जो टैक्स के नाम पर पैसा देती हैं, जिसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, वो उस पर वर्किंग कर रही हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक है सर। आपकी तरफ आऊँगी। हमारी जो नौजवान, मैंने 13 to 15 ईयर्स की ये एज रेंज बताई है, क्यों जा रहे हैं इतने सारे बच्चे, एक बड़ी तादाद में बच्चे? शायद एक रीज़न ये भी लगता है जो मुझे कि वो देखा देखी में कर रहे होते हैं, या फिर ये समझते हैं कि वो कर रहा है तो मैं अगर ना किया तो शायद मैं कूल नहीं रहूँगा। ये एक आइडियोलॉजी जो मुझे खुद लगता है बच्चों में ये होती है, ऐसा ही है? नहीं, बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट किया आज के मौके पर। ये बात बिल्कुल सही है। बहुत सारी रिसर्च WHO की दुनिया में, पाकिस्तान में, हमने भी पाकिस्तान में कई रिसर्च कराई हैं। हर रिसर्च में हमें यही ऑब्जर्वेशन आती है कि जो लोग शुरू करते हैं, बच्चे जो शुरू करते हैं, वो पीयर प्रेशर की वजह से, वो एक दूसरे को देखकर, फिर एक ये कि स्टेटस सिंबल एक ज़माने में होता था कि साहब वो आपके पास, जैसे आजकल लोग मोबाइल हाथ में लेके चलते हैं, वो सिगरेट का पैकेट लेके चल रहे होते हैं। सिगरेट के साथ प्रॉब्लम ये है कि सिगरेट एक नशा है, और ऐसा नशा है जो हेरोइन से ज़्यादा महलिक है और उसको छोड़ना मुश्किल है। इसीलिए इसमें टाइम लगता है छोड़ने में। छोड़ने के लिए मुतबादिल तरीक़े दुनिया में रिसर्च हो रही है कि किस तरीके से स्मोकिंग को छुड़ाया जाए या क्विट कराया जाए। आपने दरख्तों की बात की और पानी की बात की, लेकिन मैं आपको बताऊं, हमें इससे ज़्यादा, इससे पहले हमें इंसानी जान को देखना चाहिए। पाकिस्तान में तंबाकू नोशी की वजह से जो बीमारियां हैं, उससे पैदा होने वाली अमवात जो हैं, अब आप बिलीव करें कि वो मोर देन 450 पर डे हैं, कि वो लोग जो तंबाकू नोशी करते रहे हैं उनको जो बीमारियां हुई हैं 450 से ज़्यादा हैं। 8 मिलियन से ज़्यादा दुनिया में लोग हैं जो सालाना जो है मौत का शिकार हो रहे हैं। पाकिस्तान की मैंने डेली की फिगर बताई है, और 8 मिलियन में सालाना बता रहा हूँ कि दुनिया में लोग तंबाकू नोशी की वजह से मर रहे हैं। तो इस पर तो ज़रूरत है कि गवर्नमेंट संजीदगी से अपने स्टेप्स प्लान करके आगे बढ़ें, और दुनिया में जो स्ट्रेटजीज़ हैं, WHO, FCTCs ने जो पूरा एक एम्पावर स्ट्रेटजी बनाई है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। ये नहीं कि सिर्फ सेमिनार में उसको डिक्लेयर कर दिया जाए, वादे वईद कर दिए जाए, लेकिन ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन ना हो। पाकिस्तान में सिचुएशन ये है कि ऑन ग्राउंड नदीम साहब से मजीद भी पूछ लेते हैं कि वजारत सेहत, वैसे तो आपने बताया कि इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो आज कुछ भी किसी चीज़ का इनेकाद नहीं किया गया, एटलीस्ट अवेयरनेस के लिए। बाकी इंप्लीमेंटेशन लॉज की या कवानीन की बाद में आती है। मेरे ख्याल में तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पे ही गवर्नमेंट नाकाम है। देखिए, ये सबसे पहला काम गवर्नमेंट का था, वजारत कौमी सेहत का था। आज के दिन कम अज़ कम को अवेयरनेस के हवाले से कोई प्रोग्राम करते। इस सिगरेट से जितनी अमवात हो रही हैं, इस सिगरेट के बायस जितने लोग बीमार हो रहे हैं, इसका कम अज़ कम वो ज़रूर अवेयर करते हैं कि इसके नुकसानात क्या हैं। दूसरी जानब आप ये देखें कि साबका दौर में जब सायरा अफजल तारड़ मिनिस्टर थी, हेल्थ मिनिस्टर, तो उन्होंने सिगरेट के पैकेट पर एक तस्वीरी वार्निंग जो है उसको इशू करवाया था, और उसका ये एग्रीमेंट हुआ था कि हर साल 10% उस सिगरेट की जो तस्वीरी वार्निंग है उसमें इजाफा किया जाएगा। उस वक्त से लेके आज तक वो तस्वीरी वार्निंग जो है वो उसमें इजाफा नहीं हो सका, वो सेम रही। और वजारत कौमी सेहत की जो ब्यूरोक्रेसी है, उन्होंने इनकी मुबैना मिली भगत से उसको रुकवा दिया, और उसके बरक्स इस चीज़ पे काम शुरू हो गया जी कि टैक्स पर काम किया जाए। और मेरी जो ज़ाती राय है उसमें जितनी NGOs इस वक्त टैक्स पर काम कर रही हैं, ये बुनियादी तौर पर टैक्स पर काम नहीं कर रही हैं, ये सिगरेट इंडस्ट्री के लिए काम कर रही हैं। स्मगलिंग भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ना, स्मगलिंग के खिलाफ तो कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन कई चीज़ें अगर इस पर वर्किंग की जाएगी तो ये चीज़ें भी सामने आ जाएंगी कि जो स्मगलिंग का सिगरेट बताया जा रहा है वो बेसिकली स्मगलिंग का सिगरेट नहीं है। वो यही इंडस्ट्री अपना सिगरेट बना के मार्केट में बेचती है। यही इंडस्ट्री जो है जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रही है, वही ये सिगरेट बगैर किसी टैक्स के पाकिस्तान के अंदर देती है। और शोर ये मचाया जाता है कि ये स्मगल्ड सिगरेट है जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को टैक्स की माद में नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये टैक्स की माद में नुकसान नहीं होता, काम तो टैक्स की माद में किया जा रहा है, लेकिन बुनियादी तौर पर अगर बादी नज़र में देखा जाए तो ये सिगरेट इंडस्ट्री को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करती हैं ये तमाम NGOs। तो सर एक और बात ये कि ख़वातीन की अगर बात कीजिए, ख़ासतौर पर लड़कियों की भी, ये पहले मुझे लगता है कि जब सिगरेट की बात हुआ करती थी तो वो झिझक होती थी ख़वातीन में कहीं हद तक कि नहीं सिगरेट नहीं, बड़ा कम तौर पे कभी आपने देखा होगा किसी लड़की के हाथ में सिगरेट, लेकिन हर दूसरी लड़की के हाथ में वेप ज़रूर है आज। नहीं, बिल्कुल सही बात है, ये ऐसे ही है, इसकी फिगर बढ़ रही है। लेकिन मैं आपकी बात पे कमेंट करने से पहले नदीम की बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा। टोबैको टैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। आर्टिकल 6 FCTC का ये कहता है कि टैक्सेस बढ़ाई जाए, लेकिन बदकिस्मती से दुनिया में और ख़ासतौर पर पाकिस्तान में गुज़श्ता चंद सालों में हमने ये देखा
मैं खुद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में मैं प्रोजेक्ट हेड किया है टोबैको सेल में, जिसकी आज ये इन्होंने बात की। 2020 तक 2021 तक मैंने काम किया। हम टैक्सेस की बात करते रहे, लेकिन ये रिसर्च जब हमने की और हमने देखा, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि 2019 में जो टोबैको टैक्सेस से 120 बिलियन टैक्स जमा हुआ था। आज 2024 कंक्लूड कर रहा है बजट हमारा, जब बजट आएगा तो तकरीबन वो लेस देन 200 बिलियन या 180 बिलियन के करीब है। मैंने एक थिंक टैंक FFO के तहत 2018 में एक रिसर्च मार्केट सर्वे किया था प्रोविंशियल कैपिटल पेशावर में, लाहौर में। हमने जो फाइंडिंग की थी कि इलिसिट वो जो गैर कानूनी सिगरेट है जिनके पास टैक्सेस नहीं है और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अप्रूव नहीं है, तो वो इलिसिट का फिगर आया था 17%। टोबैको इंडस्ट्री ने उस वक्त कहा था 40% है, लेकिन हमारा इंडिपेंडेंट सर्वे था वो 40% था, 17% था। आज 2024 में जब मई में हमने लाहौर डिवीज़न में एक नई स्टडी की है, और मैं आज आपको उसकी फिगर, शॉकिंग फिगर रिवील करना चाहता हूँ कि इस वक्त इलिसिट सिगरेट, वो सिगरेट जो पाकिस्तान में गैर कानूनी बन रहे हैं, जिन पर ड्यूटी टैक्स नहीं दिया जा रहा, उसका 100% रेवेन्यू जो भी बना रहे हैं वो चोरी कर रहे हैं, वो 42.4% है। 42.4% है। 2019 में जब 120 बिलियन टैक्स था, उस वक्त हमारी फाइंडिंग थी 17% इलिसिट्स। आज 5 साल में 165% इलिसिट बढ़ गई है गैर कानूनी तौर पे, 165%। लेकिन रेवेन्यू कितना बढ़ा, यानी पिछले साल यानी पिछले बजट में 154 और 145% टैक्स बढ़ा है। इतने टैक्स बढ़ने के बावजूद भी रेवेन्यू 2019 के 120 बिलियन से आज इस साल 180 बिलियन तक आया। सिर्फ 70 बिलियन का फ़र्क पड़ा है, जबकि हमने टैक्स पिछले चंद माह में, एक साल में 154 और 145% बढ़ाया। कहने का मकसद ये है कि ये टैक्सेस बढ़ने से ये एक रेंज बढ़ती है, गैर कानूनी तिजारत करने वाले लोगों के लिए एक ऐसी जन्नत बन जाती है, और सब मिल के करते हैं कि हम टैक्स बढ़ाएं, जिसमें सारे लोग हमारे जो शऊर नहीं रखते, जो एक आंखें बंद करके एक वो जिसको कहते हैं ट्रक की बत्ती के पीछे कि टैक्स बढ़ाया जाए, लेकिन टैक्स बढ़ता है। लेकिन टैक्स बढ़ने के नतीजे में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का रेवेन्यू भी चोरी हो रहा है, उसके नतीजे में गैर कानूनी तिजारत बढ़ रही है। स्टेट बैंक का प्रोडक्शन के देख लें, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के देख लें कि जो लीगल प्रोडक्शन है वो कम हो रही है। वो कम इसलिए हो रही है कि टैक्स बढ़ गए, लोग कम ले रहे हैं। टैक्सेस बढ़ाने का फ़ायदा ये है कि लोग कम पिए, बीमारियां कम हो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। उसके चक्कर में जब लीगल प्रोडक्ट महंगी हो जाती हैं। मैं यही पूछने लगी थी नदीम साहब से भी कि इसका फ़ायदा अल्टीमेटली जाके होता है उसको जो जिसने स्टॉक किया होता है टैक्स बढ़ाने से। नहीं, स्टॉक किया हुआ है या गैर कानूनी प्रोडक्ट है जिसके पास 0% टैक्स है, यानी 1 रुपया भी टैक्स नहीं। एक सिगरेट का पैकेट जो लोअर ब्रांड का, इकोनॉमिक ब्रांड का है, उसके ऊपर 101 रुपये टैक्स है और उसका 18% सेल्स टैक्स है, तकरीबन वो 132-33 होता है। एक प्रोडक्ट 100 रुपये में कैसे मिल सकती है जो टैक्स ही नहीं है? आप अंदाज़ा करें कि 100 रुपये में वो मार्केट में सेल कर रहा है, उसमें रिटेलर का भी प्राइस है, उसमें डिस्ट्रीब्यूटर की भी प्राइस है, बनाने वाले की भी प्राइस है। इसका मकसद ये है कि वो तो जन्नत में रह रहे हैं, आप बढ़ाए जाएं, हम सब लोग मिलकर चीखते रहें, आप टैक्स बढ़ाएं। मेरा ख्याल है कि हमें अब सोचना चाहिए, FBR को भी देखना चाहिए कि जो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी होती है उसको ज़िबा नहीं करते हैं, उससे तरीके से अंडा निकलवाया जाता है। आप इस तरह कर रहे हैं कि आप जो आपको टैक्स दे रहा है लेजिटिमेट इंडस्ट्री, आप उससे पैसा लिए जा रहे हैं, आप उसको मार्केट एक तरफ दीवार से लगा रहे हैं और दूसरी तरफ उन लोगों को मौका दे रहे हैं कि जो बिल्कुल टैक्स नहीं देते। अब आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि ये बात सही है कि ख्वातीन में सिगरेट नोशी का भी रुझान ज़्यादा है। एक ज़माना था चंद साल पहले कि इसको एक मायूब समझा जाता था और अब नहीं समझा जाता। ये एक मार्केटिंग है, प्रमोशन है इंडस्ट्री का। हमेशा से ये तरीका होता है कि अब इनकी प्रोडक्ट को सेल किया जाए। इस साल भी WHO की जो थीम है आज के वर्ल्ड नो टोबैको डे की कि इंडस्ट्री के इंटरफेरेंस से बच्चों को बचाया जाए, तो ये वो बच्चे हैं कि आज 16, 17, 18 साल की उम्र में स्मोकिंग शुरू करेंगे तो वो हुक हो जाएंगे, एडिक्ट हो जाएंगे और उसके बाद सारी ज़िंदगी वो पीते रहेंगे। हमें ज़रूरत है, हमारी कौम को ज़रूरत है, हुकूमत को ज़रूरत है ऐसी पॉलिसी बनाए और उन पर अमल दरामद करे कि इस मोहलिक चीज़ को बच्चों से दूर रखा जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें ज्वाइन करने के लिए। और हमारी भी जैसे आपने बताया कि ये अफसोसनाक है गवर्नमेंट की सतह पे कि आज जैसे नदीम साहब ने बताया कि
ये दिन मना रहे हैं पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी ये दिन मनाया जा रहा है, लेकिन इस्लामाबाद जो कि हमारा कैपिटल है, यहाँ कैपिटल में बैठे हुए मैं ये यहाँ पर रिपोर्ट कर रही हूँ कि हुकूमत की जानिब से एक सेमिनार तक का इनेकाद नहीं किया गया। बाकी कवानीन के मुताबिक इम्प्लीमेंटेशन, जो लोग ये बना रहे हैं या सनतें हैं या जो लोग कर रहे हैं अफराद, उनको कैसे उनके रिहेबिलिटेशन की तरफ लेके जाने, ये तमाम इकदाम बाद में आते हैं। वो सब तो छोड़ें, बेसिक लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे सिर्फ उसकी अवेयरनेस के लिए कुछ नहीं किया हमारी गवर्नमेंट ने। आज ये वजारत सेहत के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है और यही सवालिया निशान इसी के साथ एक ब्रेक शामिल करते हैं। जी वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं सबकी सोच में। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में सैयद अली बुखारी ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। वी आर नॉट ब्लैक शीप, वी आर ब्लैक बम्बल बीज। क्या कहूँ इस पे? क्या कहेंगे? ये अदलिया पे बल्कि ये एपिसोड जो हमने चलाया है कि कुछ काली भेड़ें हैं और उन्होंने कहा हम काली भेड़ें नहीं हैं, हम तो ये हैं। सो ये अभी मामला यहीं पे सेटल कर जाएगा या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जाएगा पीएम के खिलाफ भी? देखें, दो तीन इसके एस्पेक्ट्स हैं अगर आप मेरे से पूछती हैं ऑनेस्टली। कंटेम्प्ट भी जा सकता है और कंटेम्प्ट नहीं भी जा सकता, दोनों सूरतों में। रीज़न बीइंग के ये तो कंटेम्प्ट लेने वालों की मर्ज़ी पे आता है, क्योंकि उन्होंने कंटेम्प्ट लेना है। अगर इसको वो समझते हैं कि ये कंटेम्प्टेबल चीज़ है और ये अदालत की तौहीन हुई है और तो डेफिनेटली फिर उसको लेके जाना चाहिए उनको। और अगर वो समझते हैं कि एक ऑर्डनरी गुफ्तगू है, ऑर्डनरी तरीके से वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो भी कह दिया तो उसको इग्नोर कर देंगे वो। तो ये मेरा ख्याल है कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बेसिकली, ये पिक एंड चूज़ बेसिस के ऊपर चलती हैं चीज़ें। और एक तो होता है कि ये पिक एंड चूज़ कल भी हुआ अदालत में भी, जहाँ पे इमरान खान साहब के केस की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के अपने एसओपीज़ हैं जी। ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट ने, देखें, आपकी एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन दी, उस एप्लीकेशन के ऊपर आपको, मैं ज़ाती तौर पे समझता था कि इंसाफ के तकाज़े पूरे तब होते हैं फिर फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इंसाफ हो, जल्दी और सस्ता इंसाफ हो, ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं लीगल सिस्टम की। तो अगर आपने एक केस टेकअप किया, उस पर पटिशनर जो है वो ही इज़ बिहाइंड द बार और आप सारी चीज़ें ओपन फोरम पे दिखा रहे हैं, तो उनका ना दिखाना तो क्वेश्चनेबल तो है, ठीक है। उसके बाद आपकी एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट एप्लीकेशन दे रही है थ्रू हिज ओन एडवोकेट चैनल जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और वहाँ पर उसकी एप्लीकेशन को डिसमिस किया जा रहा है या रिजेक्ट किया जा रहा है, जो भी आप कहें, या अलाउ नहीं किया जा रहा, जो मर्जी अल्फाज देख लें इस पर आप। तो क्वेश्चन तो रेज होता है कि आप एक ओपन फोरम पे, ओपन मीडिया के ऊपर आपने उसको करना था और आपको खुले दिल से पटिशन आ गई ना आपकी, आपने डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं करनी। अगर डिस्क्रिमिनेशन करेंगे आप तो फिर काहे का जस्टिस सिस्टम है। लेकिन 55 मिनट क्या डिस्कस हुआ होगा? 55 मिनट का ब्रेक जो लिया गया, क्या जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को मना रहे थे कि आप भी हमारी साइड पे आ जाए? देखें, मनाना ना मनाना तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनका ऑर्डर, अब आप देखें ना, आप ऑर्डर पढ़ें ज़रा, तो उनका ऑर्डर है, इट स्पीक्स इट्स ओन वॉल्यूम। वो बताता है कि यार जस्टिस सिस्टम क्या है, ठीक है। और जज जो है उसने ऑनेस्ट होकर कैसे फैसला किया। मैं किसी की डिसऑनेस्टी की बात नहीं करूँ, मैं उनकी ऑनेस्टी की बात करूँ। कि बात यह है कि अपना अपना 4:1 का रेशो अगर आया तो सब ने अपना अपना उसके अंदर इनपुट दिया होगा, लेकिन अगर आप उनको जो नोटिंग है वो पढ़ लें तो बहुत सी चीज़ें क्लियर हैं। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये कोई बड़ा इशू नहीं है। ये इशू इसलिए नहीं है कि अगर आप फेयर, फ्री, और मैंने कहा ना, जल्दी, स्पीडी और सस्ता इंसाफ करना, और आप इसके अलमबरदार हैं क्योंकि आप मोस्ट पावरफुल जस्टिस सिस्टम की सीटों पे बैठे हुए हैं और आप ओपन ट्रायल कर रहे हैं। मीडिया के ऊपर भी आना चाहिए, मीडिया को भी आज़ादी होनी चाहिए। और लाइव जब एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपको एप्लीकेशन दे रही है, अगर 9 भी देती तो आपको देना चाहिए था,
ये इंसाफ के तकाजे पूरे करने इंसाफ के के लिए। अच्छा, फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस का कल एक एलामिया सामने आया जिसमें एक बार फिर से वर्ड यूज़ हुआ डिजिटल टेररिज्म का और उसको 9 मई के वाक़यात से जोड़ा गया और उसके बाद फिर सोशल मीडिया और ख़ास तौर पे अभी जो ट्विटर पे हमारे सामने पोस्ट आई है मुजीबुर रहमान और 1971 से मुतालिक, ये सारे मामला तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ मज़ीद जाते दिखाई देते हैं आपको, क्योंकि सख्त एक्शन लेने की बात की गई है एलामिया के मुताबिक। यार देखिए, एक्शंस पहले कौन से नरम लिए गए? आज भी आपकी ख्वातीन, हमारी ख्वातीन, पाकिस्तानी ख्वातीन, लेकिन माएँ ये कहा गया ना बहनें कि जेल में पड़ी हुई हैं। एक साल गुजर गया, कौन से ट्रायल हो रहे हैं उनके, किससे का क्या आपको एक्सेस है ट्रायल में? आप मीडिया पे बैठी हुई हैं, आपकी एप्लीकेशन दें और कहें ये ट्रायल हो रहा है, मैंने जाके सुनना है। तो क्या पहले सख्त एक्शन नहीं है? पहले लोगों के घरों में नहीं तोड़ा गया, लोगों की इस्तें पामाल नहीं गई, रोज़ आपके नई प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आती थी, तो क्या वो कोई नरमी थी? नहीं, लेकिन ये पॉइंट रेस किया गया ना कि ये अकाउंट्स बाहर बैठ के ऑपरेट किए जा रहे हैं, मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, बाहर जो हमारे दुश्मन अनासिर है उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, तो चला कौन रहा फिर ये ट्विटर देखिए, हैंडल्स? बात यह है कि मुल्क जो है ना, वो आप भी मुल्क है, मैं भी मुल्क हूँ, ये जो हमारे कैमरामैन बैठे हैं ये भी मुल्क है, ये सारे मुल्क के वासी हैं और हम सब से ये मुल्क है और इस मुल्क से हम सब हैं। सो कोई एक कह दे कि जी हम मुल्क हैं, इज़ नॉट इनफ। हमारे इंस्टीट्यूशंस, हमारी फ़ौज, हमारी अदलिया, हमारी एग्जेक्टिव्स, हमारा लेमैन, हमारा रेडी वाला, हमारा रेडी हॉकर के साथ मैसन्स, हमारे जो दिन सारा काम करने वाले हैं, आप लोग, मीडिया, ये सब मुल्क है। ये स्टेट क्या है? क्योंकि हम पाकिस्तानी सिटीज़न हैं, हमारे पास पाकिस्तानी सिटीज़नशिप है। कोई एक दावेदार नहीं है, मैं दावेदार नहीं हूँ, आप नहीं, हम सब दावेदार। जो एंटी स्टेट एलिमेंट है वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, टॉलरेबल नहीं है। जो एंटी स्टेट एलिमेंट नहीं है, जिनको अपनी ज़ात के साथ मफाद में मिला के और उससे बेनिफिट हासिल किया जाए, लॉ इसकी इजाज़त नहीं देता, ना ही शरीयत इसकी इजाज़त देती है और ना ही कोई कानून इसकी इजाज़त देता है। लेकिन आपने बताया नहीं अकाउंट चला कौन रहा है? देखिए, अकाउंट चलाना है समथिंग एल्स, अकाउंट पे चलना। अब चलें इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। बात यह है कि हिस्ट्री, तारीख को तो पढ़ा जा सकता है ना जी। तारीख तो ये है ना कि 1970 से पहले पाकिस्तान ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान थे, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। तारीख जो है, मैं किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, तारीख बता रहा हूँ आपको, ठीक। हिस्ट्री है। चाहे आप उसे मुंह बोल लें, चाहे आंखें बंद कर लें, लेकिन तारीख तो यही है। शेख मुजीब भी पाकिस्तानी था, फातिमा जनाब के साथ बहुत ज़्यादा कंपेन करता था, हर जगह तस्वीरें थी उसकी, सब कुछ था। 1964 तक उसके और निकात थे। अब बात चलते चलते आगे आगे सेकंड फेज़ पे आ गई, इलेक्शंस हो गए, पाकिस्तान के इलेक्शंस हो गए 1970 के। 81 सीटें जीती जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जी। 160 सीटें जीती, 61 शेख मुजीबुर रहमान ने। किसने पार्लियामेंट में चलने दी? किसने कहा हंग पार्लियामेंट है? कैसेंजर की बुक पढ़ लें, हेनरी कैसेंजर की जी। तो किसने कहा था कि जी ये हंग किस्म की पार्लियामेंट होगी और आपने उसको उसका हक नहीं दिया। तारीख है इससे जी। ठीक है, इलेक्शन जीत गया ना, इलेक्शन जीत गया, आपने पार्लियामेंट साल पूरा नहीं बुलाई गई, 3 महीने के बजाय कितना अर्सा लटकाया गया उसको। तारीख का हिस्सा है वो। अब उस तारीख के हिस्से को हम जुटला नहीं सकते। हम पाकिस्तानी हैं, हम सबको दुख है, हम सब लेके चलना चाहते हैं, लेकिन इशू ये है कि जो तारीख है उससे इंसान को सबक सीखना चाहिए। तारीख पढ़ के भुलाने का नाम नहीं है, तो तारीख पढ़ के उससे आगे फ्यूचर के लिए उसको इस्तेमाल करने का नाम है। अच्छा, लेकिन अब नंबर 2 चीज़ आपने जो पूछी, क्योंकि बड़ा आपका टची क्वेश्चन है, तो मैं इसका बड़ा सेंसिबल जवाब दे रहा हूँ अपनी तरफ से कि यार तारीख को लेकर चलना है आपने, उससे हट के नहीं चलना। अब उसके अंदर सेकंड फेज़ में आ जाती है, फॉल ऑफ ढाका हो गया एंड तारीख का हिस्सा है, हमारी सरेंडर हो गया, उसके बाद भुट्टो साहब आ गए, आ गई, एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दी देन एक कमीशन बनाया, हमीदुर रहमान कमीशन जी। ठीक है जी, हमीदुर रहमान कमीशन गवर्नमेंट का कमीशन बनाया गया, उसके ऊपर उनकी एक रिपोर्ट आई, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आप भी पढ़ सकती हैं, मैं भी पढ़ सकता हूँ, कोई भी पढ़ सकता है, उसके ऊपर कोई भी कमेंट कर सकता है। वो एक डिबेटेड पॉइंट ये था कि हम तारीख से सबक हासिल नहीं करते ना। यहाँ पे इस मुल्क का मसला ये है कि तारीख से सबक, अगर फॉर एग्जांपल आप ये कह रहे हैं कि वो वीडियो या वो ट्वीट्स करने का मकसद ये कि ये सबक हासिल किया जाए कि शेख मुजीबुर रहमान के केस में जो हुआ, अवाम का जब मैंडेट चोरी किया गया तो पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बंट गया। तो अभी भी अवाम का मैंडेट चोरी नहीं होना चाहिए, अगर वो एक सियासी पॉइंट है तो भी। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ये हो रहा है कि फॉर एग्जाम्पल उसके खिलाफ फौरी कार्रवाई की कल खबर हमारे सामने आ गई कि FIA ने जो है वो उसके साइबर विंग ने ये ऐलान कर दिया कि इन 4 जो
रहनुमाएं तहरीक इंसाफ के हसन रऊफ हो गए, बैरिस्टर गौहर हो गए, इमरान खान हो गए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे ये होता है बेसिकली, ये देखिए ना, पॉइंट ये मैं आपको ये बात करूँ, मैं थोड़ा सा आपकी बात से ना तो शायद मैंने वो नहीं कहा जो आपने बोला, थोड़ा सा इसके अंदर मैं क्लैरिफिकेशन और कर दूँ। इशू देखें, FIA हमारा अदारा है ना, वो हम लोगों के टैक्स के पैसों से उनको तनख्वाह दी जाती है। मेरा हमेशा से एक व्यू पॉइंट रहा है, पाकिस्तान दुनिया के उस मुल्क में जहाँ सबसे ज़्यादा लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं, 26-27 एजेंसीज हैं आपकी, ऑलमोस्ट चले जाएँ आप, 1 बाय 1 चलते चले जाएँ। रूल ऑफ लॉ है नहीं, रूल ऑफ लॉ की मैं क्या कहूँ, आपने खुद ही जी एग्जैक्ट। अब बात यह है कि इतनी ज़्यादा लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज किस लिए हैं? इस मुल्क को मजबूत करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन मुस्तहकम करने के लिए, आपका मेरा राइट और हमारे फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करने के लिए, ना कि हमारे घरों को तोड़ने के लिए, हमारे ख़वातीन को जलील करने के लिए, हमें जेलों में फेंकने के लिए। उसकी वजह सिर्फ ये है कि जब आपको ये पता चल जाता है कि मैं यहाँ इस कुर्सी पे बैठा हूँ और ये कुर्सी अल्लाह की तरफ से इन लोगों की मेरे पास इमानत है, इसमें मैं ख़यानत करूँगा तो मैं दुनिया में भी खुआरूँगा, आखिरत में भी खुआरूँगा। बेसिक आइडियोलॉजी है ना, आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो चल रहा है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे। सबसे पहले करारदाद मकासद है, चलो उसको गो थ्रू तो कर लें एक दफ़ा, उसके अंदर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो तो पूरी कर लें। अब ये सारी चीज़ें जब हम लेके चलते हैं तो हमें पता ये चलता है जी कि जब भी एक्सेसिव पावर यूज़ हुई है तो उसके रिजल्ट हमेशा गलत आए हैं। कभी भी ज़ोर से कोई चीज़ दबाई नहीं जा सकती। अगर ज़ोर से कोई चीज़ दबाई जा सकती तो शेख मुजीब को दबा लिया जाता, पीपल्स पार्टी को ख़त्म कर दिया जाता, लेमिनेट कर दिया था। आज सदर भी उनका ना बैठा होता, आज गवर्नर भी ना बैठा होता, जब कार्ली भुट्टो को फांसी दी और फांसी को आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 40 साल बाद का आगे गलत दी। ठीक है, ज़ोर से दी ना, जनरल ज़िया-उल हक साहब ने दी। सो इशू ये है कि ये आगे के पैरामीटर्स की बात करूँ, मेयर्स की बात करूँ कि इसके अंदर अगर आप सही लोगों को सही मुकाम पर नहीं लगाएंगे तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जो आपका काम है, मुझे आपकी जगह बैठा दें, मैं नहीं कर सकता हूँ। यू आर द बेटर एंकर देन मी, ठीक है। सिमिलरली आपको मेरी जगह बैठा दें तो मे बी मेरे जैसी वकालत आप ना कर सकें, मेरे जैसी पॉलिटिकल चीज़ ना कर सकें। सो द इशू ये है जी कि अगर FIA ने कोई कार्रवाई करने का किया तो सो बिस्मिल्लाह जी, अदालतें हाज़िर हैं, हम तो चले जाएंगे, फिर कोर्ट्स में जाएंगे, फिर मुकदमे होंगे, फिर सज़ाएँ होंगे, फिर कोई जज 6 खत लिख देंगे, फिर कोई कहेगा मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही थी, मैंने ये फ़ैसले करने थे। सो ये चीज़ें अब एक इसका हिस्सा बन चुकी हैं। जो हम जिस सर्कल में है ना, जिस राउंड में हम राउंड अबाउट पे हम फंसे हुए सारे, उसका हिस्सा बन चुकी हैं। आप अपना केस का बताइएगा, धांधली के खिलाफ जो इस्लामाबाद के तीनों हलकों से मुतालिक, वो कहाँ तक पहुँचा? कल उसमें हमारी डेट थी जी, 28 तारीख थी, जिसके लिए जज साहब ने, ऑनरेबल ट्रिब्यूनल ने पाबंद किया हुआ था। जो RO है उनको भी, ECP को भी, और उसके साथ जो रिटर्न कैंडिडेट है उनको भी, अलॉन्ग विद अदर जितने कैंडिडेट्स हैं उन सबको भी, कि आप लोग अपने फॉर्म 45 सबमिट करवाएं। ECP ने अपने फॉर्म सबमिट सील पार्सल कराए और अटेस्टेड कॉपीज़ कराई, उन्होंने ओरिजिनल नहीं कराए। और RO साहब आ ही कोई नहीं, और RO साहब के फॉर्म तो क्या उनके कौंसल आए, इसलिए जज साहब ने बड़ी बर्मी का इज़हार किया। मैं तो सोचता था कि यार RO आ जाए, चलें उसकी शक्ल तो देख लेंगे। तो RO साहब जो हैं उनको 15,000 रुपये फ़ाइन पड़ा कोर्ट की तरफ से। उसके बाद मैं बताता चलूँ, हमारा RO जो है वो इस्लामाबाद का ADCG भी है, जो है 48 का RO था। अच्छा। सो जी, सो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, और उसके ये हाल है, बाकियों का तो लाई ऑफिस है। देन उसके बाद जो है आप चले जाएँ, जो रिटर्न कैंडिडेट था उनके कौंसल ने खड़े होकर कहा सर हमारे पास तो फॉर्म ही कोई नहीं है। और तो जज साहब ने इसका फॉर्म 45 नहीं हो रहा, आप MNA है। इंटरेस्टिंग सी बात हुई, एनी हाउ उनको भी फ़ाइन हुआ, और उसके बाद उनको भी लास्ट अपॉर्चुनिटी दी गई। देन नंबर 4 रिटर्न के जो मेरे रिस्पॉन्डेंट्स हैं उनमें मुस्तफ़ा नवाज़ कोकर साहब थे, आज़ाद इलेक्शन लड़ा उन्होंने मेरे खिलाफ, उनके कौंसल आए और उन्होंने अपने फॉर्म 45 सबमिट करवाए, रिप्लाई भी दिया। देन चौधरी अजहर साहब थे जो मेन कंटेस्टेंट्स थे हमारे TLP के, उन्होंने भी 13-14 हज़ार वोट ली थी, वो उनके कौंसल भी आए, उन्होंने भी रिप्लाई सबमिट किया और साथ उन्होंने फॉर्म 45 सबमिट किए। दैन एक आज़ाद थे डॉक्टर खाकान ख्वाजा साहब, वो भी आज़ाद कैंडिडेट थे, उनके भी। राजा खुरम नवाज आप वाला, उनको भी जुर्माना हुआ ना 15,000। रिस्पॉन्ड नंबर 3 वही थे ना, उन्हीं के वकील ने कहा कि जी हमारे पास तो फॉर्म नहीं है, हम तो ECP से लेंगे। फॉर्म 45 जमा ही नहीं कराया, नहीं कराया, उन्होंने कहा हम तो ECP से लेंगे। तो उस कोर्ट भी 80 साल, उन्होंने कहा आप, जज साहब ने कहा आप कैसे MNA है जो उनके पास फॉर्म 45 ही नहीं। तो उसके बाद जज साहब ने कहा कि ऑनरेबल ट्रिब्यूनल ने कि जी आप अपना ये फॉर्म 45 अब तो आ गया, ज़रा ECP के तो मैं खोलता हूँ। उन्होंने एनवेलप उसका सील ओपन किया, टेस्टेड कॉपीज़ थी।
तो उन्होंने कहा जी आप ज़रा पोलिंग स्टेशन नंबर 1 पे आ जाएं। तो हम भी पोलिंग स्टेशन नंबर 1 हमने अपना फॉर्म खोला, उन्होंने अपना खोला, तो पता चला जी कि ये फॉर्म था चट्टा बख्तावर पार्क रोड का, जो पोलिंग स्टेशन नंबर 1 था NA48 का। तो उन्होंने क्या कहा सीरियल नंबर पे 9 पे जो रिटर्न कैंडिडेट थे हमारे सो कॉल्ड, ठीक है जी, उनका नाम था, उनकी वोट थी मेरे पास 140 और मेरे 15 नंबर सीरियल पे था, मेरी थी 313। ठीक। तो जज साहब ने कहा ये मेरे पास जो फॉर्म है इसके अंदर 140 आपको दे दिया, 313 उनको दे दिया। तो कोर्ट हंसी, हम भी हंसे, हमने कहा सर ये तो पड़ा हुआ। उन्होंने कहा अच्छा ये तो फ्रांस होगा नीचे थम शम सारे। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यही रिज़ल्ट था मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब के फॉर्म पे भी जो मेरे पास था, यही रिज़ल्ट था TLP के फॉर्म के साथ भी, ठीक है। यही रिज़ल्ट था खाकान, डॉक्टर खाकान साहब जो आज़ाद खड़े हुए उनके पास। तो हम चारों के रिज़ल्ट सेम थे। एक ने रिज़ल्ट दिया नहीं, ECP ने कहाँ से ले आया वो रिज़ल्ट, ये गॉड नोज़ जी, अब वो बताएंगे कि कैसे स्वैबिंग की, कैसे स्क्रैचिंग की उन्होंने, ये सारी चीज़ें कैसे फोर्जरीज की। तो बड़ा अलमिया ये है कि आपने लोगों के मैंडेट में इतना बड़ा डाका मारा, अच्छा। और आप स्टेट कहेंगे कि ये मुल्क हमारा है और ये एंटी स्टेट है। यार ये क्या है, ये जो लोगों के साथ कॉन्स्टिट्यूशन ही आपने ख़त्म करके रख दिया, लोगों की लाइकिंग डिसलाइकिंग को ही ख़त्म करके रख दिया। ठीक। तो वो इसको आप कैसे लेके जाएंगे, इसको आप कैसे बैठ के टेबल पे कैसे बात कर सकते हैं कि लोगों के राइट को। माजरत के साथ आपको इंटरप्ट किया, टाइम बहुत कम है, जल्दी से बस एक लफ्ज़ में बताइएगा असेंबली में कब देख रहे हैं आपको? देखें जी, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने जिता के भेजा, फॉर्म रख के बैठे हुए हैं, हमारे कार्ड्स आते हैं उस पर हकीकी MNA NA48 लिखा होता है। जो लोगों के दिलों में रहते हैं, जिनको लोगों ने जिताया होता है, वही असेंबली में होते हैं। जिनको जाली तरीके से बिठाया गया, घर से बाहर नहीं निकल सक रहे। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह वेरी सून जी। चलिए वेरी सून हम आपको देखते हैं। अली साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन जल्दी से एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं सबकी सोच में। अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने लगे। अच्छा, कल हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो स्किन कैंसर से रिलेटेड था। आज भी हम कोशिश करेंगे कि क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं, शिद्दत भी बढ़ती चली जा रही है, हर साल में भी अगर ओवरऑल ऑब्जर्व किया जाए तो इजाफा होता चला जा रहा है। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ जो भी बहनें इस वक्त खासतौर पर हमें देख रही हैं, आप लोगों ने स्क्रीन के साथ ग्लूड रहना है। और अभी वैसे बात करें अगर आने वाले टाइम्स की, आने वाले सालों में भी दर्जा हरारत में मज़ीद इजाफा होने का इम्कान है। और जो रियलिटी है वो बेसिकली यही है कि बहुत कम लोगों को ये बात पता होती है कि गर्मी की वजह से आपके जिस्म पर भी बहुत सारे असरात मुरतब होते हैं। वो असरात के हैं और फिर उसमें स्किन भी आती है। जैसे कल हमने स्किन कैंसर डिस्कस किया था, उसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर या एलिमेंट हमारे सामने आया था वो ये था कि सन एक्सपोजर। तो सूरज की जो रोशनी होती है उसमें मौजूद अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो होती हैं, वो जो शुआएँ होती हैं, उनमें अगर आप ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, अगर आप ज़्यादा देर के लिए एक्सपोज रहते हैं, सो चांसेस ये होते हैं कि आपकी स्किन सबसे पहले जो होती है वो जल जाती है। सो उसकी वजह से उसको हम स्किन बर्न भी कहते हैं वैसे। उसके बाद फिर हमने जैसे देखा था कल भी कि कोई ना कोई बीमारी बनती है और वो अल्टीमेटली खुदा न ख्वास्ता कई केसेस में कैंसर तक बढ़ सकती है। तो गर्मी लगने से दुरुस्त तरीके से सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है या कोई और मामलात होते हैं, हमारी बॉडी ओवरऑल सफ़र करती है। एक जो रिसेंट एक रिसर्च है उसके मुताबिक मामूल के दर्जा हरारत में महज 1 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफे से भी डिप्रेशन या एंग्जाइटी से मुतासर होने का ख़तरा बढ़ जाता है। आप ये हिसाब लगा सकते हैं कि मौसम कितना असरअंदाज होता है आपके जिस्म पे। मज़ीद कैसे असरअंदाज होता है ये जानने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है ताहिरा शाहिद ने, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ। वालेकुम अस्सलाम। आई एम वेरी हैप्पी टू बी विद यू। आपके साथ बात करते हुए मुझे खुशी हो रही है ज़्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया। दिस प्लेजर इज़ माइन एज वेल। अच्छा, बताइएगा कि जैसे मैंने इंट्रो में बोला बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि आपके जिस्म पे कैसे जाके असरअंदाज होगा ये मौसम। तो गर्मी कैसे उनके जिस्म पे असरअंदाज होगी? देखिए, गर्मी के तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हैं, राइट। जैसे सर्दियों का होता है, सीज़न है, हमारे बाहर का मौसम अंदर के मौसम को बहुत ज़्यादा डिफ़ाइन करता है। सबसे पहले तो आपने डायरेक्ट हीट को बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है। स्पेशली 12 से 4 बजे के करीब आपने मेक श्योर करना है कि आप बाहर ना जाएं, और अगर जाएं भी तो फुल्ली कवर्ड हों या शेड में हों या कूल डाउन करने के आपके पास
चीज़ें हों, जैसे आप साथ एक स्प्रे बॉटल ले लें, आप उसको मुस्तकिल तौर पे, और साथ पानी की बोतल भी रखें और अपने आप को हाइड्रेटेड भी रखें, क्योंकि हीट स्ट्रोक हो सकता है, हीट एग्जॉशन हो सकती है। कभी भी आपकी जो बॉडी है वो बिल्कुल ओवर जब हीट अप हो जाएगी तो आपको फेंटिंग भी हो सकती है, या फिर आपकी बॉडी बिल्कुल ड्राई हो जाए, पाच्ड हो जाए। ये सब कुछ जो है वो हीट एग्जॉशन एक अलग चीज़ होती है और हीट स्ट्रोक एक अलग, उसकी डिटेल्स में हम जाएंगे। लेकिन अगर पर्टेनिंग टू स्किन हम बात करते हैं तो सन बर्न हो जाता है, और सन बर्न इज समथिंग दैट यू डोंट वांट। इनिशियली क्या होगा कि बिल्कुल लाल हो जाएगा, गर्म हो जाएगी जगह, और ऐसे सूज सी जाएगी। इनिशियली तो आप बड़े प्यारे लगेंगे, आप कहेंगे भाई टेंट की जरूरत ही नहीं पड़ रही है हमें, मैं ब्लश कर रहा हूँ। लेकिन जब आप घर जाएंगे तो वो बिल्कुल एक जख्म की सूरत हो जाएगी, कभी कभी ब्लिस्टर्स भी हो जाएंगे, आपके वो जो फोड़ा या फिंसी की तरह हो जाएगा, और फिर जब वो बिल्कुल ही बढ़ जाएगा तो वो फट भी सकता है, एक पूरी इन्फ्लेमेशन जाती है। जब भी बॉडी में कहीं पे भी सोजिश होती है तो उसके बाद वो मार्क छोड़ जाती है, फिर वो एक डार्क ब्लैक पैच बन जाता है। जैसे हम टैनिंग तो होती है ना कि ओवरऑल स्किन की टैन हो गया, आपका स्किन कलर एक शेड डार्कर हो गया, लेकिन उसमें जख्म बना, इन्फ्लेमेशन हुई, सोजिश हुई, तो उसने एक ऐसा निशान छोड़ दिया जो परमानेंट हो गया। तो आपने सन बर्न से अपने बॉडी को बिल्कुल बचाना है, और सिर्फ फेस नहीं बल्कि अपने आर्म्स वगैरह भी बचाने होते हैं। तो उसके लिए आप फुल स्लीव कपड़े पहने, लाइट कपड़े पहने, लाइट होने चाहिए, हो सके तो ग्लव्स वगैरह पहन लें। फेस के ऊपर आपने कोई बड़ी सी हैट, और ये नहीं सोचना कि भाई मैं फ़नी लग रहा हूँ, कोई फ़नी नहीं लगता, या छतरी रख लें, या अपनी गाड़ी के अंदर टेंट करा लें, या शेड्स रख लें, या बाहर चलते हुए कोशिश करें कि जितना अपनी बॉडी को कवर रखें। हम देखें जो पुराने लोग थे जो डेजर्ट्स में रहते हैं, फॉर एग्जांपल जो अरब्स हैं, वो क्यों इतने खुले खुले बड़े बड़े कपड़े पहनते हैं बाया की तरह। उनके मर्दों ने भी औरतों ने भी पूरा अपना, आपने देखा होगा, जिस्म ढका होता है। वो चले पर्दा एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो इसलिए भी ढका होता है क्योंकि वो अपनी बॉडी की को हीट से और सन से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये इसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म है। आपने अच्छी सनस्क्रीन यूज़ करनी है। सनस्क्रीन में भी लोग कहते हैं कि इतना चिप हो जाता है, बहुत वो है, तो आप हमेशा ऑयल फ्री वाली यूज़ करें ना, जरूर। हाँ, बहुत ग्रीजी, बहुत थिक वाली, आपने वो क्रिकेटर्स वाली वाइट नहीं लगा लेना होता है। आपने बहुत मिनिमल मेकअप रखना है, बिल्कुल लाइट मेकअप रखना है, बहुत हैवी मेकअप नहीं रखना। हमेशा अपने साथ आप कोई वाइप्स रख सकते हैं या स्प्रे बॉटल रख सकते हैं। आपने अपना मुंह ज़्यादा से ज़्यादा धोना कि आपके ऊपर ये स्वेट जो है वो जाके जमे नहीं। और आपने बिल्कुल ऑयली किस्म की चीज़ें जैसे वैजलीन होती है या पेट्रोलियम जेलीज हैं, ये यूज़ नहीं करनी। सनबर्न के ऊपर भी नहीं करनी। सनबर्न हो गया है तो एलोवेरा यूज़ कर सकते हैं अगर नेचुरल में जाना है। मलाई, ठंडी मलाई बहुत अच्छी है, उसके अंदर लैक्टिक एसिड भी होता है। आप ये जो बेसन के अंदर मलाई मिलाते हैं, दूध मिलाते हैं बेसन के अंदर, और हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ये भी बहुत अच्छी है आपकी स्किन के लिए अगर आप नेचुरल में जाना चाहते हैं। अगर आप जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उनमें जाना चाहते हैं तो इनिशियली जब वो ज़ख़म है तो आपने कुछ नहीं करना, एक माइल्ड हाइड्रोकोर्टिसोन क्रीम यूज़ कर सकते हैं, या फिर कैलामाइन लोशन या ठंडा एलोवेरा रख लें, वो यूज़ कर लें। या फिर अपनी एक स्प्रे बॉटल लें जिसके अंदर आप रोज़ वाटर और ठंडा पानी हमेशा जो है वो फ्रिज में रखें। जैसे ही घर जाए तो अपने फेस को वॉश करके स्प्रे कर लें। एक नेचुरल टोनर भी होता है, रिफ्रेशिंग फीलिंग भी आती है, और हाइड्रेशन। इस वक्त आप पिएं, सत्तू पिएं ज़्यादा से ज़्यादा, शिकंजबीन बना के पिएं, तुख मलंगा उसमें मिला लें वो पिएं, वाटरमेलन जूस बना लें ये पिएं। जितना ज़्यादा आप अपने आप को पूरे दिन में हाइड्रेटेड रखेंगे ना तो स्किन प्लम्प होगी। और एक और चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगी कि जितने इन्फ्लुएंसर्स अपने आप को कहते हैं, और हर कोई आजकल अपने आप को स्किन एक्सपर्ट कहता है, वो बैठ के ना तरह तरह के प्रोडक्ट्स एंडोर्स कर रहे होते हैं रोज़ाना, एंड बहुत फैंसी प्रोसीजर्स, पेड होता है। हाँ, सब पेड कंटेंट होता है, सब स्पॉन्सर्ड होता है। दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर प्रोसीजर्स। अभी आपने किसी भी एस्थेटिशियन, एस्थेटिक फिजिशियन या किसी भी पार्लर जाके इस वक्त एग्रेसिव पीलिंग्स, एग्रेसिव लेजर्स नहीं कराने, क्योंकि ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इस वक्त, क्योंकि वो आपकी बॉडी हील ही नहीं कर पाएगी। इतनी ज़्यादा स्वेटिंग है, इतनी ज़्यादा हीट है, इतनी ज़्यादा शुआएं हैं। अगर कोई आपको एक्ने के लिए आइसोटी रेटिनोइन दे रहा है जो कि मिरेकल ड्रग है, जो 6 महीने लेनी होती है, बिल्कुल आपकी एक्ने चली जाती है, तो दिस इज़ नॉट द टाइम, डू इट इन विंटर्स। बिकॉज अभी लेंगे, थोड़ी सी भी हीट पड़ेगी तो आपकी स्किन जो है वो परमानेंटली स्कार और डैमेज हो जाएगी। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स। और ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पीलिंग वाली जो एजेंट्स हैं ना स्पेशली, वो आपने यूज़ नहीं करने। कीप इट वेरी लाइट। नॉर्मल लेजर करवा सकते हैं जो हेयर रिमूवल के लिए? देखिए, नॉर्मल लेजर आप करा सकते हैं हेयर रिमूवल का, लेकिन उसके लिए भी पोस्ट केयर बड़ी इंपॉर्टेंट है। जितनी वो पहले वैल्यू पे यूज़ हो रहा था ना आपके, उसको एक तो थोड़ा कम करना पड़ेगा क्योंकि स्किन पहले ही सेंसिटिव हो रही है। फिर जिस जगह पे वो हो रहा है वहाँ पे ठंडा एनवायरनमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि गर्मी में आप लेजर कर रहे हैं, इट शुड बी एयर कंडीशन प्रॉपर्ली। उसके बाद आपने प्रॉपर आइसिंग, प्रॉपर सनब्लॉक एंड प्रॉपर पोस्ट लेजर केयर करनी है। आप फॉरन लेजर कराया और तेज धूप में बाहर निकल गए तो नो, इट्स गोइंग टू डैमेज यू।
आपने उसके बाद धूप को अवॉइड करना है एटलीस्ट फॉर 2 डेज, डायरेक्ट हीट को, और उसके बाद चले फिर आप हील हो जाता है तो आप उसको जो आइसिंग आपने बताया वो कितनी देर करें, क्योंकि अक्सर लोग मैंने नोटिस किया अभी कि वो करवा रही हैं सारे प्रोसीजर्स। अगर वो प्रोसीजर कराते हैं तो एटलीस्ट 15 मिनट्स की आइसिंग बहुत मैंडेटरी है, और आपको एक दिन के लिए एटलीस्ट जो है ना 1 से 2 दिन के लिए पोस्ट लेजर केयर जो है वो करनी बहुत ज़रूरी होती है, राइट? सन एक्सपोजर सन एक्सपोजर भी ना हो, हीटअप भी ना हो, बहुत ज़्यादा गर्म पानी भी नहीं डालें, जिससे पानी भी कितना हीटअप हो जाता है आजकल, तो उससे नहा लिया, वो भी नहीं करना। बहुत ज़्यादा जो एग्रेसिव ट्रीटमेंट्स होते हैं ना जिसमें लोग रगड़ रहे होते हैं, जैसे आपकी जितनी भी माइक्रो नीडलिंग वगैरह भी है, ये सब देखें एक आप इंजरी कॉज करते हैं बेसिकली अपनी स्किन को, और फिर उसके हील होने का वेट करते हैं ताकि आपकी कोलेजन वगैरह जो है वो बेटर हो जाए। लेकिन आप इस मौसम में जब करेंगे, जब सीबम प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रही है, ऑयल भी है, स्वेट भी है, हीट भी है, तो इट इज़ नॉट एन आइडियल एनवायरनमेंट टू to actually heal properly, unless you're in a completely air conditioned setting में आप बाहर ही नहीं जाते तो then it's fine for you, but वैसे आप, और फिर साथ साथ फेस के केयर के साथ आपने अपने हाथों पैरों की, अपने बाजुओं की, भूल ही जाते हैं। हाँ बिल्कुल, हम तो आप देखें अक्सर तस्वीरों में फेस अलग होता है, पैर अलग होते हैं, फेस को शायद हम फिर भी उसको संभाल लेते हैं, चल रही है, और वो तो डायरेक्टली एक्सपोज्ड है हाथ वगैरह, उसमें एग्जैक्टली सनब्लॉक नहीं है, तो उस पे हमने बहुत केयर करनी है। एक तो आपने उसको अच्छा मॉइस्चराइज रखना है, लाइट वेट मॉइस्चराइजर्स से हमेशा आपने यूज़ करना है, स्पेशली गाड़ियों के अंदर भी थोड़ा सा शेड वगैरह का इस्तेमाल ज़रूर करें। और जैसे मैं कह रही थी कि कोई हैंकरचीफ रख लें, लोग बेचारे बाइक पे भी जा रहे होते हैं और सारा कुछ, तो वो उसको पानी से गीला करें, और जब बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है ना अपने हाथों पे या अपने फेस के ऊपर वो हैंकरचीफ रख लें। द पॉइंट इज़ टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी। अगर लगता है कि भाई हीट स्ट्रोक होने लगा है, मैं फेंट होना शुरू हो गया हूँ, मुझे इतना ज़्यादा, तो आप जल्दी से पानी लेके ना अपनी स्पेशली बगलों के अंदर ऐसे डालें, ग्रोइंस के अंदर ठंडा पानी डालें थोड़ा सा, तो ताकि आपकी बॉडी टेम्परेचर कूल हो जाए, किसी शेड में बैठ जाए। बार बार हम कहते हैं कि भाई ये प्लाजाज हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी जगह रख दो जहाँ पे कोई ट्री रहने दें, पर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्लाजाज बन रहे होते हैं, दरख्त गिरे जा रहे हैं। अच्छा, आपने कहा कि वेस्लिन्स वगैरह या ऑयली प्रोडक्ट्स वगैरह भी नहीं यूज़ करें, तो अगर किसी की ड्राई स्किन है तो वो क्या करे? वो अगर ड्राई स्किन भी है ना, तो आपने स्पेशली अगर सन बर्न हो गया या सीबम है, तब आपने जो है वो पेट्रोलियम जेली यूज़ नहीं करनी। ड्राई स्किन के लिए भी मॉइस्चराइजर्स होते हैं, उनमें विटामिन ई मौजूद होता है, सेरामाइड्स होते हैं, वो ऐसे मॉइस्चराइजर्स वो यूज़ कर सकते हैं, देयर इज़ नो इशू विद दैट। बट आपने अपनी स्किन टाइप को ज़रूर देखना है। अगर आपकी स्किन के ऊपर पोर्स हैं, उसके अंदर से बहुत ज़्यादा ऑयल निकल रहा है, आपको फील होता है, आप सुबह उठते हैं बिल्कुल चिप होता है, थोड़ी देर बाद आपका मेकअप बहने लगता है, देन यू नो इट, यू हैव एन ऑयली स्किन। तो आपने बिल्कुल एक्वियस बेस्ड मॉइस्चराइजर्स यूज़ करने हैं। सीरम्स में आप सिर्फ नायासिनामाइड यूज़ कर सकते हैं, हाइलुरोनिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, विटामिन सी यूज़ कर सकते हैं। विटामिन सी को भी जहाँ स्टोर करना है वो सनलाइट से दूर होना चाहिए, बाय द वे, ठीक है। और जैसे आप स्पेशली रेटिनॉइड वाले प्रोडक्ट्स हैं, रेटिनॉल वगैरह, ये आप सुबह में यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप वाइटनिंग एजेंट्स में चाहते हैं कि भाई थोड़ा सा मेरी स्किन लाइट हो जाए, नहीं हो मेरी टैन जो है वो दूर हो जाए, तो उसमें भी आपने सिर्फ बहुत हार्श वाले केमिकल्स नहीं यूज़ करने, आपने बिल्कुल भी कॉर्टिजोन की तरफ ये जो स्ट्रॉन्ग किस्म के स्टीरॉइड्स या मर्क्यूरी नहीं यूज़ करनी, हाइड्रोक्विनोन नहीं यूज़ करना, उससे ब्लू हो जाएगी स्किन। आपने यूज़ करना है कोजिक एसिड, आर्ब्यूटीन, विटामिन सी, ये ठीक है, दीज आर सेफ थिंग्स, राइट। तो आप कोजिक एसिड देख सकते हैं, आर्ब्यूटी देख सकते हैं, किसी भी चीज़ के इंग्रेडिएंट्स पढ़ें, अगर उसके अंदर ये चीज़ें हैं और आपको पता है कि वाकई इन प्रोडक्ट्स के अंदर यही चीज़ें हैं, तो वो आप यूज़ कर लें। एग्रेसिव पीलिंग्स, AHA BHA पील, बहुत ज़्यादा एक्सफोलिएशन करने की जरूरत नहीं है। लाइट एक्सफोलिएशन विद अ स्क्रब वंस और ट्वाइस अ वीक इज मोर देन एनफ। हाइड्राफेशियल इज ओके? हाइड्राफेशियल इज ओके, बिकॉज हाइड्राफेशियल में बेसिकली इट इज नथिंग बट क्लेंजिंग विद वाटर। तो बेसिकली प्रेशर वाटर के साथ वो क्लेंजिंग करे थे, वो हर्ट नहीं करता बाकी, इट डजंट हर्ट एज मच, पर उसमें आप उनको ये बोलेंगे कि भाई बहुत ज़्यादा विग्रस किस्म की स्क्रबिंग वाला स्टेप और बहुत ज़्यादा विग्रस किस्म का वो जो स्टेप करते हैं जिसमें पीलिंग करते हैं, राइट, स्ट्रॉन्ग केमिकल्स, वो आप अवॉइड कर दें। बाकी आपका आप कर लें, दैट इज़ फाइन। लेकिन आपको पता है ना, रेडियो फ्रीक्वेंसी RF इज ऑल्सो हीट्स अप द लेयर्स to induce collagen synthesis. We heat up the inner layers, so you should be at an ideal setting. For example, आप शाम के वक्त चीज़ करा लें और यूजुअली वीकेंड पे करा लें ताकि अगले 2 दिन आप घर पे रह सकें, हाँ, आप इसी के सामने बैठे रहें, तो दैट इज फाइन। हाइड्राफेशियल इज द सेफेस्ट ऑफ द लॉट। तो ईद पे अगर कोई कराना चाहे तो डेफिनेटली हाइड्राफेशियल ज़रूर करा ले, बट आई वुड एडवाइज वेरी स्ट्रांगली कि बहुत स्ट्रॉन्ग जो आपकी लाइट वाले ट्रीटमेंट्स होते हैं वो आप अभी फिलहाल जो है स्पेशली पीलिंग वाले वो आप अवॉइड कर लें। अच्छा, हाइड्राफेशियल के अलावा कोई और प्रोसीजर जो इस वक्त अगर अब ईद भी आने लगी, आपने खुद ही ईद के लिए देखिए हाइड्राफेशियल क्या होता है, उसमें बेसिकली क्लेंजिंग होती है, डीप क्लेंजिंग होती है, एक्सफोलिएशन होती है, टोनिंग होती है एंड मॉइस्चराइजिंग होती है।
वही नॉर्मल फेशियल हो गया या हाइड्रा फेशियल हो गया विद दीज क्लीन थिंग्स. इट शुड बी इन अ हाइजीनिक एनवायरनमेंट, सैनिटाइज्ड एनवायरनमेंट, प्रोडक्ट्स जो कि बहुत ट्रस्टवर्दी हो, आप ये कर सकते हैं. ये ट्रीटमेंट आपके लिए आइडियल है. और बाकी ट्रीटमेंट्स डिपेंड करता है ईच पर्सन के ऊपर कि वो उसकी इंडिकेशन क्या चाह रहा है वो, ठीक है. जैसे बहुत सारे लोग बहुत सारी और कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स कराते हैं, वो तो हर बंदा इंडिकेशन पर. अगर समर के हिसाब से देखा जाए तो आई थिंक हाइड्रा फेशियल या हमारा जो नॉर्मल फेशियल भी है विदाउट अ लॉट ऑफ विगरस पता नहीं फीलिंग इतना इज कुछ फाइन. आ गया, ग्लो समथिंग, ग्लो फेशियल और हाँ, क्यू देखिए, स्विच और अच्छा, क्यू स्विच जो है वो पिगमेंटेशन के लिए होता है. वो यूजुअली मेलाज्मा जो हो जाता है, जिन लोगों को छाइयाँ पड़ जाती है उनके स्विच लिए होता लेजर भी है है. ना? क्यू स्विच लेजर ही की बात करी हो तो क्यू स्विच लेजर में आपको बता दें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेजर्स है. जो अलेक्जेंड्राइट या एनडीएग लेजर है वो होता है लेजर हेयर रिमूवल के लिए. वो तो आप करा सकते हैं, आपके बाल आते हैं, हेयर रिडक्शन हो जाती है. क्यू स्विच होता है आपका मेलाज्मा या मार्क्स के लिए, ठीक है. जैसे हम पिको लेजर, क्यू स्विच लेजर, बहुत सारे लेजर कहते हैं, उसमें कार्बन फेशियल, ये सारे कुछ जो आता है वो एक पिगमेंटेशन के लिए. दैट इज फाइन. अगर आपकी पिगमेंटेशन है वो आप करा सकते हैं, बट इट इज नॉट फॉर एवरीवन. इट इज फॉर पीपल हु आर एक्चुअली हैविंग दिस इंडिकेशन. तो उनका आप रेगुलरली कराते रहें विद गुड पोस्ट केयर, कोई बात नहीं है, ठीक है. इसके अलावा जैसे CO2 लेजर है, एब्लेटिव लेजर्स हैं जो पूरी तरह आपकी स्किन को उखेड़, फ्रैक्सल जो आता है जो पूरी तरह उखेड़ देते हैं, वो एक्नी स्कार्स के लिए होता है. वो अभी नहीं कराएं क्योंकि उसमें पीलिंग इन्वॉल्व होती है, उसमें स्किन पूरी पहले डैमेज होती है, फिर ठीक होती है. हाँ, वो आपने अभी नहीं कराना बिकॉज उसके बाद स्किन बहुत हाइपर सेंसिटिव हो जाती है. बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्रीटमेंट्स कराएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपके फिलर्स हो गए, थ्रेड्स हो गए, बोटॉक्स हो गया, वो सब. बोटॉक्स का भी आपको पता है एक पोस्ट केयर ये है कि आपने स्वेटिंग नहीं करनी, आपने बहुत ज़्यादा विग्रस एक्सरसाइज नहीं करनी फॉर एटलीस्ट 1 or 2 days, राइट. सो दैट इज सेटल्ड. तो ये सब करवाना है. सो इफ़ यू हैव द राइट एनवायरनमेंट इट्स फाइन, अदरवाइज यू हैव टू अवॉइड इट. बट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक आई वुड से कि भाई आप सनबर्न से ज़रूर बचें. कैलामाइन लोशन ले लें जो नॉर्मल चिकन पॉक्स में हम लगाते थे, बड़ा अच्छा है. एलोवेरा अपने घर में उगा लें और उसको जो है ठंडा करके अपने उसमें फ्रिज में रख लें. बहुत ज़्यादा रोज़ आप जो है वो मिंट मार्गरीटा बना लें, लेमन मिंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पिएं. चटनी जो बनाते हैं हम, दही की चटनी शुरू से बनाते हैं, वो खाएं. प्रोबायोटिक, दही, लस्सी बहुत अच्छी है हमारे लिए क्योंकि हमारी इंटरनल गट हेल्थ सही होगी तो हमारे फेस के ऊपर रिफ्लेक्ट करेगी. और हमारी बाहर से जो मर्जी सीरम लगा लो, जिस मर्जी कोई brand का फ़ायदा लगा नहीं लो, है. कोई हाँ, फायदा और ये नहीं. जो ब्रांड्स और एंडोर्समेंट्स और हर किस्म का ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं ना कि आप ओवरडू ट्रीटमेंट्स का, प्लीज़ ये मत करें. आप देखिए आपकी जो नानी दादी थी वो भी कितनी खूबसूरत थी. दे डिडंट डू ऑल दीज ट्रीटमेंट्स. They just led a very simple, normal, nice life with positivity. So you don't actually need so many treatments. What you need is good, good attitude in life. तो आप अगर अच्छा खाते हैं, अच्छा वक्त पे सोते हैं, केयर करते हैं. पॉइंट आपका बड़ा अच्छा है. हमारी दादियां, उन्होंने कभी, उनको पता भी नहीं होगा सीरम क्या चीज होती है, ठीक है, लेकिन उनकी स्किन देखिए, लेकिन स्किन अच्छी थी. तो वो डाइट का फर्क नहीं था. देखिए डाइट का बहुत अब हम लोग जो खा रहे हैं ना वो बहुत बुरा, तो शायद हमें सीरम की जरूरत पड़ रही है. बिल्कुल. आपको पता है बाहर ये कहा जाता है कि यू आर व्हाट यू ईट. आप वही होते हैं जो आप खाते हैं. तो एक तो आप खालिस खाएंगे तो आप खालिस लगेंगे, आप फेक चीजें खाएंगे तो आप फेक बोलेंगे, फेक होंगे, ठीक है. और फिर आपको फेक चीज़ों की ज़रूरत भी पड़ेगी. एक तो खालिस खाना बहुत ज़रूरी है और फिर हरकत. हमारी नानियाँ दादियाँ देखें, वो झाड़ू भी पोछा भी खुद लगाती थी, चक्की पे लेकिन फिर आप जाके वही चीज़ें जिम में पैसे दे के अपने आप को बर्न करते हैं जो प्रोपोर्शनेट भी नहीं होता. तो उससे बेहतर है कि अगर आप जितना ज़्यादा घर का काम करें, जहाँ पैदल चल सकते हैं, जहाँ सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं. आपको पता है बल्कि योगा में अभी प्रूव किया गया है कि ये जो चक्की वाला ये वाला मूवमेंट था, चक्की वाला, या ये जो पोछे वाला मूवमेंट था, या फिर ये जो इस तरह से वो करते थे ना, जो भी चीज उसको पीसने वाला मूवमेंट था, कपड़े, ये वाला भी है. ये सारे मूवमेंट आपके सारे जॉइंट्स की हरकत को, उनकी सर्कुलेशन को, उनकी नरिशमेंट को इंप्रूव करता है यार. और जी और आप देखें ना, आप वो पैसे बचाएं और जाके कुछ और कर ले. सेव योर मनी और सेव योर टाइम. और मैं आपको बताऊं जो देसी टोटके, ये नहीं जो आजकल बताते हैं कि पूरा किचन मुंह पे लगा लो, विनेगर लगा लो, जल जाता है. प्लीज विनेगर, टमाटर, लेमन अपने मुंह पे डायरेक्टली मत लगाएं. कोई भी अपने आप को स्किन एक्सपर्ट कहता है वो मत सुने. लेकिन जो लेमन ऐड करते हैं ना, कि लेमन कुछ चीजों में ऐड करते हैं, हाँ, लेकिन डायरेक्ट लोग आपको पता है कुछ लोग डायरेक्ट लेमन मलना शुरू हो जाते हैं, विनेगर लगा लेते हैं, इससे स्किन जल सकती है. या और दूसरे नंबर पे आपको ये भी नहीं पता होता ना कि ये जिस चीज के ऊपर सिरका लिखा हुआ है ये ओरिजिनल सिरका है या इसमें प्रिजर्वेटिव है या इसमें कोई केमिकल है. सो इट कैन बर्न यू. वो जो देसी टोटके थे ना, जैसे फॉर एग्जांपल मलाई हो गई या फिर बस ये बेसन, ये अच्छे थे जो
उपटन हम जिसको कहते थे, जो वो शादियों में उपटन क्या होता है, उसमें हल्दी होती है, संदल होता है और बेसन ग्राम फ्लोर होता है, वो प्योर होता है, दूध उसके अंदर आप मिलाने, वो भी खालिस दूध, पैकेट का खालिस। और जो सिरके की आपने बात की ना, देसी सिरका जैसे एप्पल का हो गया, एप्पल विनेगर या फिर उसके अलावा जामुन वगैरह का, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो देसी चीजें जो हैं और जो अपने रूट्स को नहीं छोड़ना, ऑर्गेनिक चीजें जो उनसे अच्छा कुछ भी नहीं है। सो इसलिए कोशिश करें ख्वातीन, लेडीज, कि आप लोग देसी टोटकों की तरफ और जो खालिश चीज़ें हैं उनकी तरफ अपने घर के काम काज करें, जिम जाना छोड़ दें। आपका बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने के लिए। रियली नाइस टॉकिंग टू यू। चलिए जी, एक जल्दी से ब्रेक शामिल कर लेते हैं, देखते हैं सबकी सोच। वेलकम बैक एवरीबॉडी। नाज़रीन, आपने ये मकूला ज़रूर सुना होगा कि वजूद ज़न से है कायनात में रंग, और ये औरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि औरत को अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला ने एक बहुत खूबसूरत सा ये एक अजीम नेमत के तौर पे औरत को बनाया, और फिर रहमत भी है। बेटी का अगर दर्जा देखा जाए तो रहमत करार दिया जाता है, क्योंकि औरत के बगैर कायनात हो वो कभी मुकम्मल हो ही नहीं सकती है। तो औरत ही है जो कायनात को मुकम्मल करती है, और औरत और मर्द मिल के उनके जो रोल्स होते हैं वो फिर सोसाइटी को डिफ़ाइन करते हैं। इस्लाम से पहले की दुनिया की भी बात की जाए तो जितनी भी तरक्की हुई हो, इसमें सिर्फ मर्द का हिस्सा नहीं होता, इसमें कहीं ना कहीं जाके औरत का रोल होता है। बल्कि ये तो हम लोग इंटरेस्टिंगली ये भी कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, लेकिन ये हकीकत, और ये हकीकत भी है। लेकिन जब से इस्लाम आया तो इसने दोनों ये जो जेंडर्स हैं, ये जो दोनों सिन्फ हैं, इनकी कोशिशों को वसाइल और तरक्की में शामिल कर लिया, और इस्लाम ने जो इज़्ज़त और मकाम औरत को दिया है उसकी मिसाल ना तो हमें किसी कौमी तारीख़ में मिलती है, किसी और रिलीजन में नहीं मिलती। हमारा दीन बहुत खूबसूरत है और औरत को बहुत तहजीब तमद्दुन के साथ जीना भी सिखाता है, और साथ ही औरत को जो मुआशरे में एक रुतबा है इस्लाम की वजह से, वो शायद ही किसी और रिलीजन में हो। इस्लाम ने सिर्फ औरत के हुकूक की बात नहीं की है, बल्कि सिर्फ वो हुकूक मुकर्रर ही नहीं किए, बल्कि मर्दों को बताया भी है। और बराबरी के जो एक नया कॉन्सेप्ट आ चुका है वो एक अलग डिबेट है, लेकिन मर्दों के बराबर दर्जा दे के बल्कि औरत को ऊपर रखा है। सो ये औरत का मकाम है हमारे माशरे में, लेकिन क्या वो आज के दौर में औरत अपना ये मकाम खोती चली जा रही है? क्या मसाइल हमारे आज के इस दौर में आ रहे हैं जो हमारे फैमिली सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं? इस पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में डॉक्टर कमल ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यही जो मैंने इंट्रो में बोला कि क्या औरत आज के दौर में अपना वो रोल भूल चुकी है? ये हमारा रोल क्या था, वो रोल या तो भूले हैं या हमें पता नहीं है क्या हुआ है आज? दोनों बातें हैं, भूल भी चुकी है और कहीं कहीं पे वो रोल उसको मिल नहीं रहा है, उसकी वजह से भी फ्रस्ट्रेशंस हैं। फिर कई जगहों पे जैसे आप कहते हैं ना कि एक जिक्सा पजल होता है ना, तो उसके हर पीस को सही जगह पे फिट करना होता है। हम ये नहीं कर सकते कि सिर्फ औरत को ही कहें कि बिकॉज शी इज़ नॉट प्लेइंग हर रोल राइट तो उसको कुछ नहीं मिल रहा। इसमें ये कि मर्द का अपना रोल है, अगर वो अपना रोल प्ले नहीं करेगा तो फिर भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। इसी तरह से मुआशरे का या जो घर की इकाई होती है उसमें जितने अफराद होते हैं उनका अपना रोल होता है, अगर वो लोग भी अपना रोल सही तरह से प्ले नहीं करेंगे तो फिर भी औरत जो है हिल जाएगी। यानी ये किस्म के आप समझें कि किसी बिल्डिंग में जैसे मुख्तलिफ सतून होते हैं ना, तो अगर एक सतून भी हिल जाएगा तो बाकी जितने हैं वो उससे अफेक्टेड होंगे। तो डेफिनेटली एक औरत को सबसे पहले क्लैरिटी खुद होनी चाहिए कि मेरा क्या रोल है, मुझे क्या काम करना है, मेरी कहाँ तक लिमिट है, कहाँ पे मैंने फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे मैं आगे बढ़ सकती हूँ। फिर ये कि कानों का कच्चा नहीं होना। लेकिन औरत का रोल अगर देखा जाए, या तो वो माँ है, बेटी है, बीवी है, बहन है, सो इन सारे रोल्स में उसका जो निभाना है वो मुख्तलिफ होगा। लेकिन आज की औरत की शायद एक ये बहस है कि मैं बराबरी में आ जाऊँ। ये बराबरी की जो एक सोच है, या ये जो ओवरऑल ही अगर हम बात करें, इसमें सोशल मीडिया का भी बड़ा रोल है। इसने कहीं जाके शायद मुझे लगता है पर्सनली भी कि हमारी फैमिली सिस्टम को बहुत डिस्टर्ब किया। बिल्कुल किया है, लेकिन देखिए बात क्या होती है कि मैं और आप भी तो सोशल मीडिया देख रहे हैं ना, तो बात ये कि सोशल मीडिया देखते हुए अगर आपके एनालिटिक्स स्किल्स स्ट्रॉन्ग हैं और उससे बढ़ के ये कि आप कुरान को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, दीन को समझते हैं, दीन की बुनियाद को समझते हैं, तो फिर ये कि माशरे में जो भी प्रैक्टिस हो रही होती है आप उसको एनालाइज कर सकते हैं कि मुझे कहाँ पर जाना है। तो एक तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि औरत जो है ना वो पहले खुद से डिटर्मिन तो कर लेना कि मुझे किसकी बात सुननी है, किस पे जाना है,
और जैसे आपने भी कहा कि इस वक्त हमारा जो मीडिया है और ओवरऑल अगर आप देखें कि जो मुख्तलिफ ड्रामे हैं जिसके साथ ज़्यादातर फैमिलीज़ ग्लूड होती हैं, उसमें बड़ी मिक्स पिक्चर दी जाती है, यानी और गलत भी होती है, बहुत गलत होती है और उससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है एक औरत की। और फिर ये कि सोसाइटी में भी ऐसे रवैये नज़र आ रहे होते हैं, यानी कि फ़र्ज़ करें कि एक बच्ची है जो देख रही है कि दीन के नाम पे कुछ गलत प्रैक्टिसेस हैं और साथ ही वो ये भी देखती है कि उसके घर की जो उससे एक जनरेशन पहले वाली ख़वातीन हैं उनको सही जगह पर अपने आप को ठहराना जमाना नहीं आ रहा और वो एक विक्टिम मेंटालिटी के साथ रह रही हैं। तो वो फिर वो पिक्चर इंटरनलाइज करती है, फिर वो वेस्टर्न लिटरेचर पढ़ती है और उसको लगता है कि शायद वो वाला जो सिस्टम है ना, अगर वो उसको यहाँ पे ला के रखेगी तो उसको वो लिबरेट हो जाएगी, उसको अपनी ज़िंदगी मिलेगी, अपनी शनाख्त मिलेगी। हालांकि अगर आप देखें कि जितने भी सिस्टम्स हैं, जितने भी मॉडल्स इस वक्त हमें दुनिया में नज़र आ रहे हैं और जो ख़वातीन उसको अडॉप्ट कर रही हैं वो खुश फिर भी नहीं है। यानी हमने घर से बाहर निकल के भी देख लिया, हम जॉब्स में भी आ गए, लेकिन हमने देखा कि जो घर का इंस्टीट्यूशन है वो वीक से वीक होता चला जा रहा है इसकी वजह से। इसी तरह वो खुद खुद भी सेटिस्फाइड नहीं है। मैं मतलब पेशे के एतबार से डॉक्टर हूँ, मेडिकल डॉक्टर हूँ और मेरा ज़ाहिर है हर वक्त ख़वातीन से जो प्रोफेशनली मिलना होता है तो मुझे बहुत कम ख़वातीन ऐसी नज़र आती हैं जो कहें कि मैं शायद अगर कोई अपना स्टार्टअप भी रन करी हूँ, बहुत बड़ा बिज़नेस भी है, बहुत मैं कामयाब भी हूँ, तो मैं कुल्ली तौर पे खुश हूँ। यानी हर मॉडल में, हर फ्रेम में एक औरत जो होती है वो हमें कहीं ना कहीं परेशान नज़र आती है जब वो उस रोल से हट जाती है जो अल्लाह ताला ने उसके लिए डिफ़ाइन किया होता है। दूसरा ये कि जब आपने रोल्स की बात की कि जी माँ है, बीवी है, बहन है, बेटी है, लेकिन आप देखिए इस्लाम उसको एक और रोल भी देता है और वो है एक इंसान होने का रोल, एक उसकी वो भी प्लेसिंग है इस्लाम में, फिर एक मुसलमान होने का रोल, एक उसकी वो भी शनाख्त है। बेशक। अच्छा जी जी यही रोल्स जो है ना, मुझे लगता है कि एक तो हम लोग डिफाइन नहीं कर पाते हैं। आपने जो बात की कि जैसे अगर आप खुद एनालाइज कर लेते हैं कंटेंट अगर आपको जो सोशल मीडिया पे या मीडिया पे प्रोवाइड किया जाता है, बिल्कुल, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि यही तो शायद अलमिया है हमारा कि यहाँ पे हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर ख़वातीन पढ़ी लिखी नहीं है। वो जो भी देखती हैं वो ड्रामा है, उसको सीरियस लेके वो विक्टिम बन के जिएंगी, दूसरे को फिर तकलीफ देंगी कि भाई मैं विक्टिम हूँ, मैं तो उसको ये कर लूँ, ये कर लूँ, तो वो एनालाइज नहीं कर पाती हैं। ये शायद हमारा सबसे बड़ा मसला है। हाँ, ये मसला नॉलेज है ही नहीं। एक्चुअली मसला इतना बड़ा नहीं है, लेकिन हमने अगेन उसको बहुत फैला दिया है। आपने जैसे ये बात की है ना कि पढ़ी लिखी नहीं है, तो मैं बहुत सी पढ़ी लिखी ख़वातीन को जानती हूँ जिन्होंने शायद PhD भी कर ली है और दुनिया में बहुत वो मार्के मार रही हैं, लेकिन फिर भी उनको वो रोल नहीं समझ आ रही है। और आपको पता है कि अगर हम कुरानिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो एक कोई भी मुसलमान हो उसको उम्मी, इलिटरेट कब कहा गया है? जब उसके पास अल किताब का इल्म नहीं है, यानी कुरान का इल्म नहीं है। यानी कि हमारी जो फाउंडेशन बनती है ना किसी भी एक मुसलमान की, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, वो बनती है कि आपके पास कुरान का बहुत साउंड नॉलेज होना चाहिए। आपको पहले बेसिक्स पता होने चाहिए। किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी इदारे में जाते वक्त हम ये हमेशा कहते हैं कि बेसिक्स आपके स्ट्रांग हो। अब हम ये करते हैं कि क्योंकि बेसिक्स हमारे वीक है ना, तो फिर जब हम वैसे कुछ भी दुनिया में काम कर रहे होते हैं और एकदम हमारे सामने कोई ऐसा सिनेरियो आता है जिसमें हमें कोई रिलीजियस पर्सपेक्टिव से फैसला करना होता है ना, वहाँ पे हम ब्लंडर्स करते हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ। कुछ अर्सा पहले मेरे पास से एक खातून आई कि जी मेरी फैमिली में एक खातून है जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो ज़ाहिर है इद्दत के पीरियड में वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन वो बेचारी क्या करें, वो घर कैसे चलाएंगी, बिल्स हैं, बच्चों की स्कूलिंग है, तो क्या वो जॉब कर सकती है? अब जॉब तो देखिए ना नेसेसिटी होगी। यानी लोगों ने ना ये एक जुमला वहाँ से निकाल लिया कि ज़रूरत के तहत वो औरत बाहर जा सकती है और इन्होंने इसको ज़रूरत बना दिया, जबकि इद्दत में क्या कहा गया है कि औरत जो है अपने आप को थोड़ा सेटल डाउन करे, अपने जज्बात को देखे। और जब उन्होंने मुझे ये कहा तो मैंने कहा देखिए हम अल्लाह के कानून को बदलने की कोशिश कर रहे हैं ना, हम हर उस औरत को अपनी जस्टिफिकेशन के साथ तो हम उसको बाहर भेज रहे हैं। हम क्यों नहीं ऐसे करते कि मसलन इतने रिश्तेदार हैं, सब पूल इन कर लें। 4 महीने की बात है कि आप कोई कह दे कि जी मैं इस बच्चे की ट्यूशन फी दे दूं, कोई कहता है मैं राशन दे दूं, कोई कहता है मैं बिजली का बिल, कोई कहता है मैं गैस का बिल। हम अपनी सेविंग में से उसका ख्याल करें। बेसिकली देखिए इस्लाम जो है ना औरत को एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्ट्रक्चर देता है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम इस वक्त इस पे बहुत बात करते हैं, औरत के बहुत राइट्स हैं, इस्लाम उसको बहुत बड़ी स्पेस देता है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं है। इसीलिए फिर अब आप देखें आज की जो नई नस्ल है ना, जब आप उससे बात करते हैं कि औरत के बहुत राइट्स हैं,
तो वो कहते हैं गिव मी अ ब्रेक, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। उनका ये एटीट्यूड आ जाता है कि जी हम नहीं सुनना चाहते, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी पे हम वही गलतियां करते चले जा रहे हैं। और ये जो आज की ख़वातीन हैं, उनमें एक और मसला ये भी है कि ब्रेड एंड बटर, उन्होंने अपनी या तो नौकरी या जो भी उनके मसाइल हैं, स्टार्टअप, घर भी अगर कोई ख़वातीन बैठी हैं तो उनका हर वक्त उनका दिमाग इसी चीज़ में, मैं ऑनलाइन कोई बिजनेस स्टार्ट कर लूँ, कंपटीशन में फंस चुके हैं, उसमें वो जो अपना एज अ मदर, एज अ सिस्टर, एज अ वाइफ जो आपका रोल था वो भूलते चले जा रहे हैं, वो सब उसको अच्छा, बना दी। उसमें सिर्फ औरत का ही मसला नहीं है, उसमें हमारे मर्द हजरात का भी रोल आता है। देखिए सूरह निसा में जब अल्लाह सुब्हानो तआला ने फरमाया है कि अर्रजालु कव्वामून, के मर्द को कव्वाम बनाया गया, एक उसको हायरार्की में अपर स्टेटस दिया गया, तो उसकी वजह जो एक बहुत बड़ी बताई गई है कि वो खर्च करता है अपने सिस्टम पे। एग्जैक्टली, ठीक। तो अब जब वो मर्द है उसने ये रोल छोड़ा, और उसको छुड़वाने में भी फिर ख़वातीन का और सोसाइटी का और फैमिली का रोल आ गया ना। उन्होंने क्या कहा कि जी ऐसी लड़की से शादी करो क्योंकि आजकल तो बड़ा मुश्किल से गुजारा होता है, जो तुम्हारे साथ मिल के कमाए। अच्छा, फिर औरत ने भी कहना शुरू कर दिया मैं शाना बशाना खड़ी होंगी साथ, मैं भी इक्वली कमाऊंगी। और वो फिर उससे क्या हुआ कि मर्द भी पीछे हटता चला गया। अब हम मोस्टली घरों में ये देखते हैं, मर्द भी बहन बन गया है। बिल्कुल ऐसे ही है कि अब हम घरों में यही देख रहे हैं कि जी बच्चियां पढ़ भी रही हैं, कमा भी रही हैं। आप इंस्टीट्यूशन में चले जाएं तो आपको ज़्यादा स्टूडेंट्स फीमेल्स नज़र आती हैं। समहाउ ख़वातीन ने वो रोल अपना ले लिया, और मर्द जो है वो बैक फुटिंग पे चले गए हैं। उन्होंने कमाना भी छोड़ दिया, वो बीवी से पैसे ले लेते हैं उनको, बल्कि आपस में डिस्कशन भी होती है। नहीं रहे ना, मतलब उस तरह से जिस तरह उनको होना चाहिए था, और अपना रोल पता होना चाहिए था कि मैंने ही कमा के लाना है और खिलाना है, पूरी फैमिली को रन करना है। तो हमें इस वक्त जो करने की ज़रूरत है कि अपने घरों के मर्दों को जगाएं। यानी एक बीवी के लिए अपने मर्द को जगाना मुश्किल है, लेकिन एक बहन जगा सकती है, एक माँ अपना रोल प्ले कर सकती है। अच्छा, और वो जो एक औरत सफ़र कर रही है, बजाय इसके कि वो सेल्फ पिटी में जाए, वो अगली नस्ल में वो तब्दीली ला सकती है, वो अपने बच्चों को बता सकती है कि भाई आपने जो है अपने रोल को सही जगह पे लेकर आना है। तो फिर ये कि औरत की इनसिक्योरिटीज़ जो है वो एड्रेस होंगी ना। देखिए एक मर्द को एक जायज़ तरीके से कमा कर ला कर अपनी बीवी को देना है, जिसको हम मारूफ तरीके से कहते हैं ना, और अपनी बीवी का खर्चा पूरा करना है। खर्चा पूरा करो। अब देखें अक्सर हम घरों में इस तरह के चैलेंजेस देखते हैं फिर कि खुद आपने 10,000 का जूता पहना हुआ है और उसको पूरे घर के खर्चे के लिए, जिसमें बहुत सारी आप खुद भी लग्जरीज एक्सपेक्ट करें, उसके लिए आप उसको कहते हैं कि जी ये तुम्हें सिर्फ 10,000 ही मिलेंगे। ठीक, तो वो फिर ये कि उस पर फिर वो फ्रस्ट्रेट होती है और वो कहती है कि मैं इस घर से बाहर निकलूं, मैं कमाऊं, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। और वो कंपटीशन माशरे में आजकल फेकनेस बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हर किसी ने शायद वो 50,000 का लिबास पहना है, किसी दूसरी खातून ने, तो आप भी उसकी देखा देखी में कहेंगे मैं 60,000 का पहन लूँ। बिल्कुल। तो वो फ्रस्ट्रेशन वाकई विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती चली जा रही है, और जैसे जैसे हमारा ये वक्त गुजरता जा रहा है। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि फेमिनिज्म जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये गलत डेफिनेशन दी गई है हमें आज के दौर में कि तुम्हारे ये राइट्स हैं, तुमने ये कर लेना है, वो कर लेना है, ये चीज़ें करोगी तो तुम्हारे राइट्स पूरे हो रहे हैं, जो कि टोटली एंटाई नेचर लगते हैं मुझे पर्सनली। एंड आई एम श्योर कि आई माइट नॉट बी रॉन्ग, आई एम राइट हियर कि वो एंटाई नेचर है। सो ये शायद हम नेचर के जब से अगेंस्ट जाना शुरू है, मुझे लग रहा है कि ये सारे मसाइल हो रहे हैं। मैं राइट? ऐसे ही है। आप देखिए इसके लिए ये भी ज़रूरी होती है कि जैसे कोई भी फीमेल है, फॉर दैट मैटर कोई भी पर्सन है, अगर आपके सामने कोई भी मूवमेंट आती है तो आपको ना उसकी पूरी हिस्ट्री को एक्सप्लोर करना चाहिए। सिर्फ किसी चीज़ का औरत मार्च के नाम पे निकल जाओ जी कि मतलब मेरा जिस्म, मेरी मर्जी और मैं ये करूंगी, और तो अल्लाह की मर्जी वो है। एक बहुत आपको ना एक ग्लोरीफाइड पिक्चर लगती है कि जी मर्द सारे काम कर रहा होगा और मैं रिलैक्स कर रही होंगी और मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो आपको देखना होता है कि ये मूवमेंट स्टार्ट कैसे हुई हैं। आप ब्लाइंडली ना किसी चीज़ को फॉलो करें। दीन के मामले में तो हम हर बात पे कहते हैं ना कि मैंने ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। तो हालांकि जब हम कुरान पढ़ते हैं तो उसमें हमें बार बार कहा जाता है कि अपनी अक्ल को इस्तेमाल करो, इल्म हासिल करो, तदब्बुर करो, गौर फिक्र करो, खुद सोचो, और हमें दावत दी जाती है ऐसी। लेकिन ये कि इन मूवमेंट्स को हम ब्लाइंडली फॉलो कर रहे होते हैं। तो अगर आप इसकी पूरी हिस्ट्री देखते हैं, बैकग्राउंड देखते हैं, सोशल मीडिया पे इनकी इमेजेस आती हैं कि कई दफ़ा वहाँ पे कोई भी लोग उनसे इंटरव्यू कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि जी आप क्यों इसका हिस्सा हैं, तो उनको कुछ नहीं पता होता। वो सिर्फ जनाब मज़े लेने के लिए लोग वहाँ पहुँचे हुए होते हैं। वो आज़ादी इज़हार राय की आड़ में आते हैं। वो ये कहते हैं कि ये पर्सनल चॉइस है। अगर कोई किसी भी तरीके से, इवन अगर हम इंटीमेट होने के कुछ रूल्स जो हैं उसके भी खिलाफ ये लोग चले जाते हैं, ये सोचते हुए कि पर्सनल चॉइस है आपकी। जी बिल्कुल ऐसे ही है ना। तो हम ये नहीं सोचते कि इसके रिपरकशंस कहाँ तक जा रहे हैं, या तो इससे कोई चीज़ गेन हुई हो।
यानी इससे आप गेन कुछ भी नहीं कर रहे। मुझे अगर आप पूछें तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि असल बात ये है कि हम कुरान में जो एक औरत का रोल है ना और उसका स्टेटस है उसको अंडरस्टैंड करें, फिर देखें जिसको हम कहते हैं ना गैप एनालिसिस, कि दुनिया में इस वक्त कितना गैप है, और फिर उसको समझते हुए हम आज की औरत को एजुकेट करें कि वो अपने उस रोल को कैसे बेहतर बना सकती है, कैसे हेल्दी तरीके से एक अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकती है अपने आप को। और औरत जो होती है ना घर के अंदर एक न्यूक्लियस का मुकाम रखती है। यस, ठीक है, वो है तो वो सब कुछ उसके सब कुछ चल रहा होता है, वरना सब कुछ भी चल रहा होता है, तो उसको फिर अपनी वेटेज खुद बढ़ानी है। वो क्या कर रही है, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनने की तो बेतहाशा कोशिश कर रही है, लेकिन जो अपना वो शायद महवर है, न्यूक्लियस, हाँ वो इलेक्ट्रॉन बन गई, वो कहीं बाहर निकल गई, बस वो बाहर नहीं कर रही कि अपना जो महवर है ना उसको छोड़ देती है। उसको वो नहीं छोड़ना, उसको वहीं पे रहना है और वहीं रहते हुए कुछ काम करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इन्हीं तमाम तर चीज़ों की वजह से ये जो फेमिनिज्म और ये लिबरलिज्म के चक्करों में हमने फैमिली के इक़दार भी भूल चुके हैं, अपना फैमिली सिस्टम भी डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, और वो डिस्ट्रॉय करने का जी सबसे बड़ा नुकसान हुआ है कि हमारी जो शादियाँ हैं वो आजकल सर्वाइव नहीं कर पा रही हैं। डिवोर्स रेट जो है वो डिवोर्सेज अब ज़्यादा हो रही हैं, डाइवोर्स रेट बढ़ चुका है। पाकिस्तान की भी अगर बात करूँ, इस्लामी जमहूरिया होने के बावजूद क्यों पाकिस्तान में तलाक की शरह में इजाफा हुआ है, इजाफा हो रहा है। साल 2022 में मजमूई तौर पर तलाक के 13,000 केसेस फाइल हुए हैं, 13,000, जिनमें 6,000 का तरीक़ाकार मुकम्मल और 7,000 केसेस कोर्ट्स में ज़ेरे इल्तवा रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में लम्हा फिक्रिया ये है कि इस रुझान में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। वो इजाफा क्यों हो रहा है, ये क्वेश्चन है। 2023 में यह शरह 1.6% थी। सूबों के लिहाज से पंजाब में सबसे ज़्यादा 1.8%, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में सबसे कम 0.9 रही, और सिंध में तलाक की शरह 1.5% जो कौमी शरह से कम है। उसके बाद ये जो शरह अब भी तशवीशनाक हद तक ज़्यादा है और ये बढ़ती चली जा रही है हर साल। पंजाब के 36 अजला में गुज़श्ता 5 सालों के दौरान तलाक की शरह में तकरीबन 35% इजाफा हुआ है, और जिनमें सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में ये शरह सबसे ज़्यादा देखी गई है। उसके बाद मौशी मुश्किलात और घरेलू तशद्दुद को सूबे में तलाक की शरह में इजाफे के अहम अवामिल के तौर पर देखा जाता है। घरेलू तशद्दुद अगर है वो एक जस्टिफाइड रीज़न है, वो भी हम अभी डिटेल में देखते हैं। तलाक केसेस फाइल करने की ज़्यादा शरह ख़वातीन की है, यानी कि खुला की जो शरह है वो ज़्यादा है तलाक से। इसकी कई वजूहात हैं, मसलन गैर मुतवक्की उम्मीदें, बेऔलादी, घरेलू झगड़े हो सकते हैं, मर्द में दूसरी शादी का रुझान भी बढ़ता चला जा रहा है वो होना, या फिर औलाद का ना होना। ये वजूहात तो हो सकती हैं, वजूहात कुछ भी हों, तलाक ऐसा फ़ेल है जिसका बराह रास्त असर आपकी पूरी जनरेशन्स पे पड़ता है, आपके बच्चों पे पड़ता है। मर्द अपनी जो है वो ज़िंदगी हमेशा के लिए, फ़ीका हयात जो है खुद हमेशा के लिए छोड़ देता है, या फिर औरत ऐसे हालात पैदा कर देती है जिसका अंजाम तलाक होता है। और उसके बाद जी आसान अल्फाज में दूसरा ये बताऊं कि तलाक देना या लेना औरत अगर लेती है, इसका जवाब हर इलाके, हर कौम, कबीले, ख़ानदान और माशरे में मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन जो इसके नताइज हैं वो सेम ही हैं, दोनों आरा की मुशाहिदात की रोशनी में दुरुस्त हैं। सो खैर, इस डिस्कशन को कंक्लूड इसी तरह करते हैं कि जो ओवरऑल सादा अल्फाज में बात वो ये है कि तलाक की शरह बढ़ रही है। तलाक की शरह बढ़ने की वजह जो मैंने डिफ़ाइन की वो यही है कि औरत अपना रोल भूल चुकी है, अपने स्टैंडर्ड्स शायद बढ़ चुके हैं, या हम लोग वो बहुत ज़्यादा लिबरल हो गए, हम आज़ाद हो गए ज़्यादा। मैंने आपको बताया ना कि हर तरह की वजूहात हमारे सामने आती हैं। बेशक ऐसे है कि औरत ने अपनी जगह छोड़ी है तो वो फिर वहाँ पे सफरिंग में गई है। यहाँ पर ना हमें दो चीज़ों के अंदर डिफ्रेंशिएट करना होगा। जैसे हमें दीनी हिसाब से भी पता चलता है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा फितने बढ़ते चले जाएंगे, मुश्किलात ज़्यादा होती चली जाएंगी। अब हम इस वक्त बहुत एक फ़ास्ट पेस लाइफस्टाइल में, जिसमें हम देखते हैं कि लोगों में सॉफ्ट स्किल्स भी नहीं है। दीन की समझ तो बिल्कुल नहीं है ना, वो ख़त्म होती चली जा रही है, वो सतही सा रह गया एक दीन। यानी दीन में आप देखें कि जो क्राइटेरियन दिया गया था कि औरत की सिलेक्शन किस बुनियाद पे की जाए, मर्द की सिलेक्शन किस बुनियाद पे की जाए, वो नहीं हो रही। शादी में देखा जा रहा है कि स्टेटस कैसा है ना, मर्द भी देखता है, औरत भी देखती है कि भाई दुनिया में हम कैसे प्रोजेक्ट करेंगे अपने स्पाउस को, इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। लेकिन ये कि हम ये देख रहे हैं कि इस ज़िंदगी में ना लोगों ने अपने आप को स्किलफुल बनाना भी छोड़ दिया। जैसे हमारे दीन में ग्रैटिट्यूड, शुक्र और सब्र, पेशेंस, ये दो बहुत स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज़ हैं। अब वो ये कहते हैं आप टॉलरेट मत करें। जी बिल्कुल, अब ये एक आइडियोलॉजी आ गई है कि आपने टॉलरेट नहीं करना। छोटी सी बात मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, राई का पहाड़ बना रही हैं आजकल लड़कियां। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और इतनी छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो जाती है कि ये ग्लास यहाँ क्यों पड़ा हुआ है और इसमें पानी ऐसे क्यों है,
पहले बहुत बर्दाश्त होती थी। तो ये जो रिलेशनशिप है ना, ये दोनों तरफ से, मर्द और औरत दोनों के लिए बर्दाश्त के साथ बनता है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम ना मर्द बर्दाश्त कर रहे हैं ना औरत बर्दाश्त कर रही है। दूसरा, जैसे मैंने आपको कहा ना कि मर्द ने अपनी जगह छोड़ दी है। मैं इस मौके पे सिर्फ खवातीन को नहीं इल्ज़ाम दे सकती कि जी वो अपना रोल नहीं प्ले कर रही, वो है नहीं प्ले कर रही। हमारा टॉपिक थोड़ा खवातीन से मुतालिक था, तो जाहिर है हम जी, लेकिन ये कि हमें ये भी देखना है कि मर्द ने भी अपनी जगह जो है ना वो अपना रोल नहीं सही प्ले किया हुआ। तो खवातीन जो हैं, अब उनको फिर क्या करना है? इसलिए मैंने आपको कहा ना कि आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि मसला मेरा है या मसले में और लोग भी शामिल हैं घर के। अगर बाकी सब कुछ ठीक है, क्योंकि ऐसे रिश्ते नजर आते हैं जहाँ पे डिवोर्स हो रही है जिसमें मसला सिर्फ औरत का है, मर्द बहुत अच्छा है, बहुत ख्याल रख रहा है, ससुराल वाले भी अच्छे हैं, लेकिन वो औरत कहती है कि जी मुझे ये पसंद नहीं है, मैंने यहाँ नहीं रहना। और क्यों पसंद नहीं है? कोई आपके पास लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। पसंद इसलिए शायद नहीं है क्योंकि आप औरत मार्च का हिस्सा बन चुकी हैं। उसकी भी कुछ बस इन्फॉर्मेशन नाज़रीन के साथ शेयर करते चलें जी कि मार्च का किरदार इसमें बहुत ज़्यादा अहम है। 8 मार्च को पाकिस्तान में मनाने जाने वाला ये जो रोज़ है, इसका आगाज़ 2018 में किया गया था। बाकायदा तौर पर ये एक एजेंडा पाकिस्तान में लेकर आए गए जिसमें मुख्तलिफ किस्म के पोस्टर्स उठाए थे उस मार्च में ख्वातीन ने, और अपने हुकूक और बराबरी की बात करती हुई हमें वो ख्वातीन आज तक दिखाई दे रही हैं। औरत मार्च ने ऐसे कवानीन की वकालत की जो ख्वातीन और मर्दों के साथ यकसां सलूक करते हैं। क्या ये इसकी एडवोकेसी सही है या गलत है? इसमें तलाक के लिए शोहर की रजामंदी की ज़रूरत को ख़त्म कर दिया गया, जो कि हमारा दीन भी है, लेकिन उसके अलग पॉइंट्स हैं। अक्सर ख्वातीन की जानिब से खुला के केसेस दायर किए जाते हैं, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि रिसर्च के मुताबिक ये ज़्यादा होता चला जा रहा है। और इसके अलावा मर्दों की तरफ से दायर करदा दरख्वास्तों के मुकाबले अगर देखा जाए तो ख्वातीन की जानिब से तलाक की दरख्वास्त की शरह 25% ज़्यादा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो नाज़रीन के साथ हमने शेयर करनी थी। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, अच्छी डिस्कशन रही। यहाँ पे आई एम श्योर कि ज़्यादातर ख्वातीन इस वक्त हमें देख रही होंगी। रिक्वेस्ट होगी कि राय का पहाड़ ना बनाएं, क्योंकि राय का पहाड़ बना के लैक ऑफ पेशेंस की वजह से नुकसान आपका अपना है, आपके घर का और आपकी फ्यूचर जनरेशंस का है। अगर आपको ये लग रहा है कि आपके हुकूक में ये शामिल है कि आप पेशेंट ना हूँ, आप किसी की बात बर्दाश्त ना करें, ऐसे नहीं हो सकता है। आपको कई बार बर्दाश्त करना पड़ता है, और ये मैं ख़ास तौर पे कि ख्वातीन को नहीं कह रही, ये मर्दों के लिए भी ऐसा ही है। ये इसी तरह दोनों के पेशेंस के साथ ही माशरा चल सकता है आगे। सो हम सबको पेशेंट होने की ज़रूरत है इस पॉइंट पे आके, ताकि हमारा फैमिली सिस्टम जहाँ तक डिस्ट्रॉय हो चुका है, चले वो हो चुका है, एटलीस्ट आगे जाके मज़ीद ना हो। इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह आपसे मंडे को मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।